नोट्स मिल गए आप लोगों को? चले, हम लोग अब स्टार्ट करें बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना। जरा फर्स्ट पेज अपने पास खोलिएगा। देखिए फर्स्ट पेज में जो हमारे पास बातें लिखी हुई है, टॉपिक्स टू कवर, ये सारी वो चीजें हैं जो हमें इन्फ्लेशन में कवर अप करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इन्फ्लेशन में देखनी पड़ेगी। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आने से हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। प्रॉब्लम्स के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आती क्यों है। उसके बाद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का फर्क, फिर पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन, और फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि रिटेल प्राइस इंडेक्स टेस्ट नहीं होता, तो आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे रिवीजन के तौर पे। आरपीआई टेस्ट नहीं होता एग्जाम में, अगर हुआ भी ज्यादा से ज्यादा डेटा रिस्पॉन्स के अंदर वो आपसे एक दो नंबर का पूछ लेगा। चले जी, सोई। अच्छा बेटा, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जरा फर्क समझें। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी सोसाइटी को कंसिडर करते हैं। हमारे पास कंज्यूमर भी आता है, हमारे पास प्रोड्यूसर भी आता है, हमारे पास गवर्नमेंट भी आती है। ठीक है, हर बंदा, होल इकोनॉमी बेटा हमारे पास आ रही होती है। बट जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे हो। ठीक है, फर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, सिंगल कंज्यूमर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा होता है। तो जो बेसिक चीजें हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास आ रही होती है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको एक टर्म सीखनी पड़ेगी जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। जरा मेरे साथ लिखो, लिखो ये टर्म। चार्ली इंडिया क्या थी एक्सपो में? क्या टर्म थी भाई? चार्ली इंडिया गया एक्सपो में। अब बात सुनो बेटा, चार्ली का आप लोग निकालेंगे सी, इंडिया का आप निकालेंगे आई, गया का निकालेंगे जी, एक्सपो का एक्स और मे का एम। तो इस तरीके से बेटा आपके पास एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनता है, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझ गए यहां तक बात को? ये बेटा क्या है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी। सही है, अब बात सुनो बेटा, ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आपको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक कंज्यूमर जब स्पेंडिंग करना शुरू करता है, खर्चा करना शुरू करता है, तो जो पैसे वो मुल्क में स्पेंड कर रहा है, जितने का वो सामान खरीद रहा है, वो क्या बन जाता है बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डन बाय फर्म्स। फर्म का मतलब मशीन्स आपने खरीदी, आपने टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर लिया, आपने घर खरीद लिए, इन्वेस्ट कर लिया कहीं ना कहीं, तो वो सब का सब कहां पे आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है जो गवर्नमेंट रोड बनाता है, अस्पताल बनाता है, स्कूल बनाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा आ रहा है, सब्सिडीज, ये भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर बेटा ये चीजें आ रही होती है जो आपके मुल्क में इनकम जनरेट करती है, इनकम क्रिएट कर रही होती है। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एम का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। बेटा जब मैं एक्स में से एम माइनस कर दूंगा, यानी कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू में से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको नेट एक्सपोर्ट्स भी कहा जाता है। अगर आपके बेटा एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और आपके इंपोर्ट्स कम हैं, तो उससे आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस आता है। अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा हैं और आपके एक्सपोर्ट्स कम है, तो बेटा उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट आ रहा होता है। अब सवाल यह है कि सर एग्रीगेट डिमांड को मैं बढ़ाऊं कैसे? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बेटा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए अगर ये बढ़ जाए, या फिर 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 ये कम हो जाए, तो इन सब से आपके एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, बढ़ जाता है। कोई मसले वाली बात यहां तक क्लियर है पूरी कहानी? अब आगे कहानी सुनो जरा। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? बेटा जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस बढ़ना, ग्रेजुअली प्राइस बढ़ना, यानी कि बेटा इस तरीके से जब आपकी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं कि रात में सोए सुबह उठे 100% प्राइस बढ़ी है, 200% प्राइस बढ़ी है, वो दूसरा केस होता है, ठीक है, वो हाइपर होता है। पहले जरा अफेक्ट्स को समझो कि इन्फ्लेशन आने से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। बेटा बात सुनो, अगर मुल्क में प्राइसेस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, कम हो जाएगी। तो बेटा जब डिमांड कम होगी तो उससे कंजम्पशन पे क्या अफेक्ट आएगा? कंजम्पशन जब कम होती है तो उससे ओवरऑल टोटल डिमांड कम होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। जब मार्केट में खरीदार ही नहीं है तो बेटा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्यों करेगा? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो बेटा आपकी प्रोडक्शन पे क्या अफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होगी तो मैं लेबर को क्यों हायर करूंगा भाई, मैं लेबर को फारिग करना शुरू करूंगा, तो बेटा डिमांड फॉर लेबर। और जब डिमांड फॉर लेबर कम होती है तो मुल्क में क्या क्रिएट होती है? ये आपके पास बेटा पहला अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आ चुका है, कोई मसले वाली बात? ये बेटा पूरी चेन ऑफ एनालिसिस है, आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे कम से कम भी 4 से 5 लाइनें आपकी बन जाएंगी जो एक प्रॉपर पैराग्राफ की बनती है, समझ गए? क्लियर है? आगे सुनो, सेकंड केस। बेटा अगर पाकिस्तान में महंगाई आती है, पाकिस्तान की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो क्या गोरा हमसे सामान लेगा? नहीं। हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जब हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी तो बेटा अपनी एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? जब अपने एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड। आगे सुनो बेटा, गोरे का माल कंपैरेटिवली सस्ता लगेगा। अगर अपने मुल्क में ये पेंसिल 100 रुपए की है तो चाइना से 80 रुपए की आ रही होगी, तो बेटा इंपोर्ट प्राइसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। जब इंपोर्ट प्राइसेस आपके पास कम होंगी तो लोग ज्यादा इंपोर्ट करवाएंगे, और आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका एक्सपोर्ट कम है और आपका इंपोर्ट ज्यादा है, तो बेटा क्या प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे? डेफिसिट। कोई मसले वाली बात? क्लियर है कहानी? आगे सुनो बेटा, एक यहाँ पे गेम चल रहा है फॉरेक्स का। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स एक ऐसी दुकान है जहां पे करेंसी ट्रेड हो रही होती है, जहां पे आप करेंसी को ट्रेड करते हैं, आप रुपया देके डॉलर खरीदते हो, ये क्या है भाई? फॉरेक्स। अब देखो दुनिया का उसूल क्या है, उसूल ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान ने यूएसए को एक्सपोर्ट किया, सही है, पाकिस्तान ने यूएस को माल दे दिया, बदले में पाकिस्तान यूएस से क्या लेगा? पेमेंट लेगा। क्या लेगा भाई? पेमेंट लेगा। अज्यूमिंग कि भाई यूएस अभी वर्ल्ड पावर नहीं है और जनरल एक मामला हमारे पास चल रहा है, पाकिस्तान ने यूएस को माल दिया, बदले में यूएस से क्या लेगा? पेमेंट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है और यूएस की करेंसी। अब यूएस क्या करेगा? बेटा अब यूएस जाएगा इधर दुकान पे, फॉरेक्स के पास, फॉरेक्स के पास जाके बोलेगा कि भाई तुम मुझसे डॉलर ले लो और बदले में मुझे क्या दे दो? रुपीस। तुम मुझसे क्या ले लो? डॉलर, और बदले में क्या दे दो मुझे? रुपीस। यानी कि यूएसए डॉलर को सप्लाई करेगा और बदले में क्या डिमांड कर रहा है? रुपीस। ये कहानी होती है। उसने रुपीस डिमांड किया और फिर जाके उसने पाकिस्तान को पेमेंट कर, ये हिसाब किताब चलता है, ठीक है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर अपने मुल्क में महंगाई आ रही है, अपने मुल्क में प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो क्या मेरा माल एक्सपोर्ट होगा? नहीं होगा। जब बेटा मेरा माल एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, क्या यूएस फॉरेक्स जाके रुपीस डिमांड करेगा? तो बेटा जब वो जाके रुपीस डिमांड ही नहीं कर रहा तो रुपीस की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? रुपीस की डिमांड कम होती है तो बेटा करेंसी क्या हो जाती है? ये आपका तीसरा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन था, कोई मसले वाली बात? क्लियर है सारी कहानी? समझ गए हैं चीजें? व्हाट इज रियल इनकम? व्हाट इज व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम, जब भी देखो एक टर्म लिखा आ जाए ना रियल, रियल का मतलब है एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हुई भी है, हम लोगों ने उसमें से महंगाई का एलिमेंट माइनस किया, सही है। नाउ व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम का फॉर्मूला होता है नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन। भाई फॉर एग्जांपल एहसन मेरे लिए जॉब करता है, सही है। एहसन मेरे पास आके मुझे कहता है कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, महंगाई बढ़ चुकी है। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी तनख्वाह हम कितने से बढ़ा रहे हैं? 10% से।
लेकिन महंगाई मुल्क में कितने परसेंट से आई थी? तो अगर मैं नेट अमाउंट में देखूं, तो नेट अमाउंट में एहसन को सिर्फ कितने का फायदा हो रहा है, यानी कि 5% से इसकी रियल इनकम बढ़ रही। लेकिन अगर मैं इसकी इनकम बढ़ाता 10% से और मुल्क में महंगाई आ रही है 15%, क्या इसके लिए फायदा होता? नहीं, इसकी रियल इनकम 5% से कम हो जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जो हम लोग कहते हैं ना, तनख्वाहें नहीं बढ़ती। तनख्वाहें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं तनख्वाहें नहीं बढ़ती, लेकिन महंगाई बढ़ रही है 12% से 15% से, तनख्वाह बढ़ रही है 4% से 5% से। तो बेटा उस हिसाब से ये बात कही जाती है कि भाई तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, हमारी खरीदने की सलाहियत बढ़ नहीं पा रही। ठीक है। नाउ व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट? बेटा रियल इंटरेस्ट रेट अगेन वही कहानी है, रियल का मतलब एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट। क्या मतलब है इसका? भाई हारिस को एक बैंक का मैनेजर मिला, बैंक के मैनेजर ने हारिस से कहा कि तुम मेरे बैंक में पैसे सेव करो, मैं तुम्हें हर साल कितना इंटरेस्ट दूंगा? 10%। हारिस ने जब महंगाई का रेट चेक किया तो महंगाई का रेट कितना आ रहा है? 5%। हारिस को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%। महंगाई का रेट कितना है? 5%। नेट में हारिस को कितने का फायदा हो रहा है? 5% का। तो इस पॉइंट पे हारिस को सेव कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट है 10% का और महंगाई आ रही है 15% से, तो क्या हारिस को फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। हारिस को इस पॉइंट पे सेव नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट गिर जाना। कोई मसले वाली बात? समझ गए बेटा बात? अब फर्दर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पे आओ। देखो आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि जब वो क्वेश्चन में पूछता है 6 मार्क के कि एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो भाई ये पीछे भी हमने इफेक्ट्स ही पढ़े, वो 3 भी लिख सकते हो, 3 4 यहाँ पे लिखे हुए यहां से भी उठा के डाल सकते हो। समझे? पेंशन अर्नर्स के ऊपर आओ। बेटा पेंशन अर्नर्स कौन लोग होते हैं? ये रिटायर्ड बुढ़े होते हैं। हाँ, ये भी इफेक्ट्स है, सारे इफेक्ट्स चल रहे हैं, टॉपिक का नाम ही इफेक्ट्स है। भाई पेंशन अर्नर्स कौन होते हैं? पेंशन अर्नर्स जो होते हैं वो रिटायर्ड बुड्ढे होते हैं, रिटायर्ड बाबे होते हैं। रिटायर्ड बाबे वो लोग जो कि अब जॉब नहीं कर रहे। ठीक है, रिटायरमेंट में बैठे हुए। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल एक बुड्ढे की पेंशन है 50,000 रुपया महीने। ठीक है, महाना कितनी है? 50,000। 50,000 रुपया उस बुड्ढे की जब पेंशन है, तो उसको 50,000 रुपये में अपने पूरा खर्चा करना है, घर का रेंट भी देना है, बेगम को भी घुमाना फिराना है, आइसक्रीम खिलानी है, और जो है वो अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, दवाई दारू भी करनी है। ठीक है। अब हुआ क्या? बेटा हुआ ये, वालेकुम सलाम। तुम लोग क्या नाश्ते पानी करने जाते हो क्या? टाइम तो देखो, ट्रैफिक, ये कॉफी पीते हुए टाइम नहीं लगी ट्रैफिक। वालेकुम सलाम, जल्दी आओ। बेटा बात सुने, पेंशन अर्नर्स की बात कर रहे हैं। पेंशन अर्नर्स के अंदर पहले आप 50,000 रुपए में अपना पूरा घर चलाते थे। ठीक है। अब हुआ ये बेटा कि आपके मुल्क में महंगाई बढ़ गई। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, इनकम तो नहीं बढ़ रही। इनकम तो आपकी अपनी जगह पर फिक्स है। तो बेटा इनकम अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन प्राइसेस क्या हो गई? बढ़ गई। तो बेटा उस बुड्ढे की परचेजिंग पावर पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। या आपका एक और इफेक्ट आ गया, लेंडर एंड बोरोवर के ऊपर आओ। बेटा फॉर एग्जाम्पल एहसन ने खुजैमा से कहा कि यार तुम ना मुझे 100 रुपए लोन दे दो, 100 रुपए मुझे लोन दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए अगले साल वापस कर दूं। ठीक है। हुआ ये कि जब ये दोनों आपस में इस तरह की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो लेंडर कौन होगा और बोरोवर कौन होगा? बेटा लेंडर वो बंदा जो उधार देता है, बोरोवर वो बंदा जो उधार लेता है। एहसन ने खुजैमा से 100 रुपया उधार लिया, तो बोरोवर कौन बन गया? एहसन। लेंडर कौन बन गया? खुजैमा। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसले वाली बात है? अच्छा, इन दोनों ने एक रेट तय कर लिया कि भाई मैं ना आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा। कितना इंटरेस्ट ले रहा हूं? 10%। यानी कि अगर एहसन ने 100 रुपया उधार लिया है ना, तो वो अगले साल कितने पैसे वापस करेगा? 110। यहां तक कोई टेंशन है? क्लियर है बात? भाई खुजैमा के पास अगले साल एहसन आया तरीके से, अगले साल आया, 110 रुपये बनते थे, 110 रुपये खुजैमा के हाथ में देते। ठीक है, यही डील हुई थी, यही डील थी, डील पूरी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बेटा मुल्क में महंगाई कितने से आ रही है? 20% से। मुल्क में महंगाई कितने से आ रही है? 20% से। आपने इंटरेस्ट कितना तय किया था? 10%। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ कि
खुजैमा को नेट में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि खुजैमा ने इंटरेस्ट कितना लिया इससे? 10%। महंगाई कितने से आ रही है? 20% से। अब बेटा एक बात बताओ, अगर खुजैमा इसको लोन ना देता, 100 रुपए से वो 10 चॉकलेट खरीद सकता था। ठीक है, 100 रुपए से 10 चॉकलेटें आराम से खरीद लेता। लोन वापस मिलने के बाद, पैसा वापस मिलने के बाद, जब ये नाहिद गया या फिर कहीं भी स्टोर गया चॉकलेट लेने, अब सिर्फ कितनी चॉकलेट्स आ रही हैं? 9 चॉकलेट आ रही हैं या 5 चॉकलेट आ रही हैं, जो भी है। इसके पीछे प्रॉब्लम क्या हुई है कि मुल्क में महंगाई क्या हो गई? बढ़ गई। और खुजैमा ने उतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जितनी क्या आ रही थी? इन्फ्लेशन। तो बेटा यहाँ पे फायदे में कौन होगा? एहसन। नुकसान में कौन होगा? एहसन फायदे में क्यों है? क्योंकि देखिए वो पैसे तो उतने ही वापस कर रहा है जितने लिए थे, बट उन पैसों की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। खुजैमा नुकसान में क्यों है? क्योंकि उसको पैसे तो उतने ही मिल रहे थे जितनी इसने डील की थी, बट उन पैसों की वैल्यू क्या है? कम है। जी सुदेश। इसमें पैसों की वैल्यू गिर रही है। वैल्यू गिर रही है। कोई मसले वाली बात बेटा? क्लियर है? हाँ, अगर तो खुजैमा 20% इंटरेस्ट चार्ज करता या 30% इंटरेस्ट चार्ज करता तब इसको फायदा हो जाता। क्लियर है कहानी? आगे सुनिएगा। व्हाट इज मेन्यू कॉस्ट एंड व्हाट इज शू लेदर कॉस्ट? बेटा मेन्यू कॉस्ट जो होता है वो एक तरीके से समझ लें बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सही है? ये हाइपर इन्फ्लेशन के केस है। ये दोनों केसेस किसके हैं आपके पास? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आप रात में सोए, सुबह उठते जो है प्राइसेस बढ़ी हुई है। ठीक है, घंटों घंटों के हिसाब से प्राइस बढ़ रही है, दिनों दिनों के हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही है। अब यहां पर आप एक रेस्टोरेंट की कहानी लेके चले, आपकी प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ेंगी बेटा तो कॉस्ट भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। अब हमारा एक बिजनेस है, वो कंटिन्यूअसली बार बार नए नए मेन्यू प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। जाहिर है खाने की जो प्राइस है वो सेम तो नहीं रखेगा हर जगह पे। बार बार मेन्यू प्रिंट हो रहे हैं, बार बार चीजें अपडेट हो रही हैं, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग? मेन्यू कॉस्ट। व्हाट इज शू लेदर कॉस्ट? बेटा शू लेदर पे आओ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा शहर है, ठीक है, और ये हसनैन खड़ा हुआ है। हसनैन ने कराची के 4 कोनों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, हसनैन ने कराची के 4 कोनों में पैसा लगाया है। खबर आई कि भाईजान आपके मुल्क में 10% पर आवर के हिसाब से इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, ये रियलिटी में हो चुका है। 10% पर आवर के हिसाब से इन्फ्लेशन आ रही है। अब देखो, इन्फ्लेशन आने का मतलब क्या है कि आटा भी महंगा होगा, दाल भी महंगी होगी, सब्जी भी महंगी होगी, मेडिसिन भी महंगी होगी, हर चीज ही महंगी हो रही है। तो अपने खर्चे को बचाने के लिए हसनैन ने क्या सोचा? हसनैन ने कहा यार एक काम ये करते हैं, जहां जहां पे मैंने पैसा फंसाया हुआ है ना, वो सारा पैसा मैं निकाल के जरूरत की चीजें जैसे कि फ्यूल, आटा, दाल, चावल, ये सब ले आता हूँ। हसनैन ने भागना शुरू किया भाई। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में हसनैन को कितनी देर लग गई भाई? आधा घंटा। ठीक है, यहां से हसनैन ने अपना पैसा निकाला, यहां से पैसा निकालने के बाद वो इधर भागा, कितनी देर लग गई? 1 घंटा। फिर यहां से यहां भागा, कितनी देर लगी भाई? आधा घंटा। फिर यहां से यहां भागा, कितनी देर लग गई? 1 घंटा। बेटा टोटल हसनैन ने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में कितनी देर लगा दी? 3 घंटे। 2 घंटे कौन बोला? कितनी देर लगा दी? रयान कितनी देर लगी है? 3 घंटे। कितनी देर लग गई? और इन्फ्लेशन किस हिसाब से आ रही है? 10% पर आवर। बेटा 10% पर आवर के हिसाब से इन्फ्लेशन आ रही है। 3 घंटा इसने वेस्ट कर दिया, यानी कि हसनैन की पैसों की वैल्यू कितने परसेंट से गिर गई है? ये जो 30% से इसके पैसों की वैल्यू गिरी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? सूरत। कोई मसले वाली बात? समझ गए बेटा बात को? ये सारे अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ये सारे अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है। वालेकुम सलाम। आप बोले नहीं? ये सारे अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है। क्लियर है? कोई मसले वाली आपको नोट्स मिल गए? नोट्स मिले? नहीं मिला है, नहीं मिला है कि आज मिल जाए। उसको पूछ लो, नसीब होगा ना, उससे पूछ लो, आप नोट्स ले आओ। कोई मसले वाली बात है बेटा? समझ गए सारी बातें? ये सारे होते हैं अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है कि वो किस तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा होता है। अभी तक हमने सिर्फ नेगेटिव्स पढ़े, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव्स पढ़े बेटा, पॉजिटिव्स नहीं पढ़े। ठीक है, पॉजिटिव्स के बारे में हमने कोई बात नहीं की। अब आइएगा जरा हम लोग मेन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई आप लोगों के लिए।
मिल गए। रिमेनिंग डेज के जाते भी ले जाना उससे, ठीक है। अभी ये जो चल रहा है ना वही। अच्छा भाई, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर क्या केस है, हम लोग ये देखेंगे कि आपके मुल्क में महंगाई आती क्यों है। 3 वजह होती हैं जिससे आपके मुल्क में महंगाई आती है। तो बेटा अगर 3 बीमारियां हैं तो 3 दवाइयां भी होनी चाहिए। 3 बीमारियां पढ़ेंगे और 3 पॉलिसीज पढ़ेंगे किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बेटा पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। जो टॉपिक हमारा चल रहा है फिलहाल, इसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बेटा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपके मुल्क में तब आती है जब भी आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो उससे जो आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं वो क्या कहलाई जाती है बेटा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सर ऐसा किस तरह होता है, बेटा बात सुनो। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, चार्ली इंडिया गया एक्सपो, यही फॉर्मूला है इसका। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। बेटा अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं या फिर इसको कम कर दूं, इन सबसे आपके एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाए। डायग्राम को देखो जरा, इधर आ गई प्राइस और यहां पे आ रहा है आपके पास रियल जीडीपी, ठीक है। आप इसको रियल इनकम भी लिख सकते हो, आप रियल जीडीपी भी लिख सकते हो। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी नहीं आती, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पे नहीं लिखेंगे। रियल जीडीपी लिख लें, रियल आउटपुट लिख लें या फिर आप रियल इनकम लिख लें, ठीक है। अब ये देखो जरा, हाँ यार रियल लिख दिया करो क्योंकि आपसे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है मामला, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये बेटा आपकी इनिशियल एडी आ रही है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये आपका इनिशियल एग्रीगेट डिमांड आ रहा है और ये आपके पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है, ठीक है बेटा। आपके पास ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम जो आपका है इनकम वो आ गई और ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गई। कोई मसले वाली बात बेटा, क्लियर है। अब बात सुनो, क्या बताया, इन चारों में से कोई एक कंपोनेंट बढ़ जाए या ये वाला कंपोनेंट कम हो जाए, एडी पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा, ठीक है। देखो जरा, आपका एडी शिफ्ट मार के चला गया आगे, फ्रॉम एडी टू एडी वन, इक्विलिब्रियम ई से ई वन। बेटा आपके जीडीपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइसेस, कोई मसले वाली बात। और मैंने आपको डिमांड पुल के बारे में क्या बताया था कि जब आपका एडी बढ़ता है तो उससे प्राइसेस क्या होती है, बढ़ जाती, प्राइस बढ़ गई आपकी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अब सवाल कि सर ये किस तरह हो सकता है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे कि भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, किस किस तरह बढ़ सकती है। देखो नोट्स में मैंने आप लोगों को दिए में बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है, ये पत्थर पे लकीर नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इनको रट्टा मारो, आप अपनी तरफ से भी बातें लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, कंजम्पशन को बढ़ाना। अब कंजम्पशन किसी भी तरह बढ़ जाए, कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। मेरी जो एग्जांपल है वो क्या है कि गवर्नमेंट टैक्सेस कम, जब गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी तो उससे इनकम लेवल बढ़ जाती है, स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो किस तरफ जाएगी, राइट वर्ड्स, कोई मसला इसके अंदर। आगे सुनो, इन्वेस्टमेंट। बेटा यहां पर एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले में जिस इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीन्स, सही है, क्या होते हैं, मशीन्स। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है, कल बताया था, इंटरेस्ट। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट। बेटा बात सुनो, मुझे किसी भी तरह कैपिटल को बढ़ाना है, सही है। अगर मैं अपना इंटरेस्ट कम कर दूं तो कितने इफेक्ट्स आएंगे भाई, 3। पहला सेविंग, दूसरा स्पेंडिंग और तीसरा बोरोइंग। कौन कौन से, सेविंग और, बात सुनो, इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो बेटा क्या मुझे सेव करने पे कोई इंसेंटिव मिलेगा, क्या मुझे सेव करने पे अलिस्बा फायदा है, नहीं, तो सेविंग क्या हो जाएगी। बेटा सेव नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कंजम्पशन बढ़ती है तो बेटा उससे एडी पे क्या इफेक्ट आता है, और जब आपका एडी बढ़ता है तो आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा। एक और बात, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन सस्ता होगा या लोन महंगा होगा, लोन सस्ता होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे कि कम लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो बेटा इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा,
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस। कोई टेंशन बेटा, कोई मसले वाली बात। उसके बाद कौन सा कंपोनेंट है? जी। जी कैसे बढ़ता है भाई बताओ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ता है? इनकम टैक्स पे। क्या क्या बात कर रहे हो? सब्सिडीज दे दो, रोड बना दो, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, समझे? कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट का खर्चा होना चाहिए, तो उससे भी एडी क्या होता है? बढ़ता है। लास्ट जो अपने पास केस है बेटा, एक्स माइनस एम। व्हाट इज एक्स माइनस एम? एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट। बेटा एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या मतलब है? इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो अपने पास, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बेटा बात सुनो, अगर मैं कहता हूं कि लेट से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर सब्सिडीज दे दी, सही, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडीज दे दी, तो बेटा अपनी एक्सपोर्ट की प्राइस क्या हो जाएगी? कम। अपना माल सस्ता हो जाएगा। अपना माल सस्ता होगा तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो वापस से एडी क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर टैरिफ मार दिया, टैरिफ क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। अगर गवर्नमेंट ने टैरिफ मार दिया, टैक्स ऑन इंपोर्ट लगा दिया, तो बेटा इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया। जब इंपोर्ट आपका महंगा होगा तो क्या लोग इंपोर्ट करवाएंगे? आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट किसमें है? माइनस में। हमें माइनस साइड को क्या करना है? कम कर। कोई टेंशन वाली बात भाई, क्लियर हो गई है सारी चीजें? तो ये हमारे पास केस था बेटा, किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ सकती। सही है, आगे बढ़ो। अब जरा बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट, सही है। जरा केस को समझना और एक गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझना। बेटा उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे, भी सिंपल बात कर रहे। जरा केस को समझिएगा। एग्जाम्पल, हमने क्या करना है बेटा? हमने रिसेशन को सॉल्व करना है। मुल्क में रिसेशन आई हुई है, हालात खराब हुए हुए, हालात डाउन हुए हुए, हमें रिसेशन को क्या करना है? सॉल्व करना। रिसेशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा काम किया। वो सिंपल सा क्या काम था? गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिया, ठीक है। जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस कम करेगा तो उससे लोगों की इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? इनकम बढ़ेगी तो बेटा आपकी स्पेंडिंग, जब आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड। सिंपल सी बात है। जब बेटा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, ज्यादा खरीदने के लिए प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हमें और ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो बेटा प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रोडक्शन फरिश्ते आके करेंगे, कौन करेगा? लेबर। तो डिमांड फॉर लेबर पे क्या इफेक्ट आएगा? और जब बेटा डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है तो उससे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आता है? ये गवर्नमेंट का गेम था जो गवर्नमेंट ने करना था, कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन तो नहीं आता। तो भाई ये सिंपल सी चेन थी जो गवर्नमेंट ने फॉलो करनी थी। लेकिन इस चेन से आपके पास बेटा मल्टीपल और बहुत सारे बेनिफिट्स आ रहे होंगे। कैसे? सुनना जरा भाई, बात सुनो। अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो क्या चांसेस ऑफ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकते? चांसेस ऑफ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकते? तो बेटा आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो वापस से एडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पहली बात। आगे सुनो बेटा, जब आपके पास प्रोडक्शन आ रही है तो क्या उससे टेक्नोलॉजी नहीं आएगी? आएगी। उससे मशीन्स नहीं आएंगी? उससे क्या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी? तो बेटा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वापस से एडी क्या हो जाएगा? जब आप लेबर को नौकरी दोगे तो क्या वो मुफ्त में काम करेगा? क्या लेगा आपसे? वेज। जब वेज लेगा तो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो वापस से एडी क्या होगा? आगे सुनो, जब वो वेजेस कमाएगा तो क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा? देगा। क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू जमा नहीं होगा? तो जब गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू जमा होगा तो बेटा क्या चीज बढ़ेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो वापस से एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? कहने का मकसद क्या है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? सिंपल, कि भाई टैक्स कम करो, कंजम्पशन बढ़ाओ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था। बट इसकी वजह से आपको बेटा ये मल्टीपल बेनिफिट्स और मिल रहे हैं। ये जो मल्टीपल बेनिफिट्स आपके पास आ रहे हैं ये क्या कहलाए जाते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये बेनिफिट है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का,
और इन्फ्लेशन आने का। वो आपसे पूछता है ना कि इज इन्फ्लेशन ऑलवेज हार्मफुल या इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल, क्या गेम चलना चाहिए। हार्मफुल तो आपको बता दिया, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, ये और वो, परचेजिंग पावर गिर जाना। तो बेटा बेनिफिट तो ये है, बेनिफिट तो ये है। आप इस एक बेनिफिट से, इस एक चेन से 4-5 बेनिफिट्स निकाल सकते हो। 4-5 कैसे निकलेंगे? एक ये निकल आया, सिंपल, पहला बेनिफिट निकल आया। आगे सुनो बेटा, ये दूसरा बेनिफिट निकल आया। एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको? आप बोलेंगे भाई जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए नए बिजनेसेस डेवलप होंगे, इनोवेशन आएगी, नए नए बिजनेस और नई नई चीजें लेके आएंगे मार्केट पे, जिससे कंपटीशन बढ़ता है, अपने को इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस अचीव होती है। समझे बात को? एक और बेनिफिट आ गया, वेज मिलेगी, तो लेबर का बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छी एजुकेशन लेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तीसरा बेनिफिट आ गया, गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आएगा, तो बेटा वो लोगों को नौकरियां देगा, ट्रांसफर पेमेंट करेगा। समझे बात को? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा, सब्सिडीज देगा। चौथा बेनिफिट आ गया। समझ रहे हैं? कोई मसले वाली बात तो नहीं है। लेकिन क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके लिए हमेशा फायदेमंद होता है? ये चीज जरूरी नहीं है। कल पीपीसी पढ़ाया था आप लोगों को, पीपीसी की एग्जांपल याद है कि 1000 टी शर्ट में बना सकता हूं, बट मैं कितनी बना रहा हूं? 500। सही है? अब यहां पे देखो जरा, यहां पे आया गुड बाय, यहां पे आया बेटा आपके पास गुड एक्स, ठीक है? ये आपका पीपीसी बना हुआ है, सही है? सामने देखो, ये आपका पीपीसी बना हुआ है। मुझे इसमें देखना है कि यार मल्टीप्लायर इफेक्ट मेरे पास किधर आता है और कहां पर जाके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मेरी औकात है 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस करने की, ऐसा ही है? औकात क्या है? 1000 प्रोड्यूस करने की। मैं कितनी बना रहा हूं? 500। मैंने क्या कहा था बेटा कि एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का गैप क्या होता है? वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर डिफ्लेशनरी गैप, या फिर रिसेशनरी गैप। दो नाम, क्या दो नाम थे? डिफ्लेशनरी गैप या फिर रिसेशनरी। अच्छा बात सुनो भाई, लेट से ये अपना शायान मेरे पास आया, मैं 500 टी शर्ट बना रहा हूं। शायान ने मुझे कहा कि भाई मुझे 600 टी शर्ट चाहिए, प्रोड्यूस कर सकता हूं? मैंने एक लेबर हायर किया, मल्टीप्लायर इफेक्ट आया, सही है? शयान ने कहा कि मुझे 800 टी शर्ट चाहिए, प्रोड्यूस कर सकता हूं? औकात इजाजत देती है। इसने कहा मुझे 950 टी शर्ट चाहिए, मुझे 1000 टी शर्ट चाहिए, मैं 1000 तक प्रोड्यूस कर सकता हूं? कंटिन्यूसली इंप्लॉयमेंट क्रिएट होती जा रही है मुल्क में। यानी कि बेटा शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, तो उससे मुल्क में क्या आता है बेटा? मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है? शायान ने बोला 600 चाहिए, 800 चाहिए, 900 चाहिए, 1000 चाहिए, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। मुल्क में क्या क्रिएट हो रही है? जॉब्स। मुल्क में जीडीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही, कोई टेंशन नहीं आता। अब बेटा जब शायान ने मुझे कहा कि 1000 टी शर्ट चाहिए, मैं भी 1000 प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं भी 1000 प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं किधर आके बैठ चुका हूं? यहां पर। माई एक्चुअल इज इक्वल टू माई पोटेंशियल। शायान मेरे पास वापस आया, सर 1200 टी शर्ट चाहिए, क्या मेरी औकात है? नहीं। क्या मेरी मशीन इजाजत देती है? नहीं। शायान ने कहा सर मैं आपको डबल पैसा पे करूंगा, क्या उससे मेरी औकात बढ़ जाएगी? सामने देखो भाई, अगर वो डबल पैसा पे करेगा, बेटा 4 बजे थी वर्कशॉप, बेटा जब शायान बोलता है कि मुझे 1200 टी शर्ट चाहिए, क्या मेरी मशीन इजाजत देती है? नहीं। क्या मेरी औकात है 1200 टी शर्ट बनाने की? नहीं है। शायान ने कहा मैं डबल पैसा दूंगा, क्या औकात बढ़ जाएगी? शायान ने कहा भाई ट्रिपल पैसा दूंगा, क्या औकात बढ़ जाएगी इससे? कहने का मकसद ये है कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं, लॉन्ग रन में आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ती है, जबकि आउटपुट क्या होता है आपका? सेम। और बेटा ऐसी सिचुएशन जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ती है और आउटपुट सेम रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। कोई मसले वाली बात? कोई मसले वाली बात? बेटा शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही एग्रीगेट डिमांड किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइपर इन्फ्लेशन। कोई मसले वाली बात? समझ गया बेटा बात को? क्लियर है? अब दोनों में फर्क क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट में और हाइपर इन्फ्लेशन में? बेटा मल्टीप्लायर में मैं मानता हूं प्राइसेस तो बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आउटपुट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन हाइपर में सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ता है?
प्राइस, और आउटपुट पे कोई चेंज नहीं है, इसीलिए उसको हाइपर कहते हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी? आगे सुनो बेटा, आपके पास आगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि डायग्राम्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं आपको जनरल टर्म्स में एक बात बता रहा हूं। देखो बेटा, आपके पास चार तरह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। पहला केस क्या होता है? नो इन्फ्लेशन। नो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे प्रोड्यूसर के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, मेरे प्रोड्यूसर के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, प्रोड्यूसर हैज इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल डिमांड। मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि जितने से डिमांड बढ़ रही है मैं उतने से आपकी डिमांड को पूरा कर सकता हूं, ठीक है। हैज इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल, कॉपी कर लो इसको, टू फुलफिल डिमांड, ठीक है। इस स्टेज पे पता है क्या होता है? इस स्टेज पे आपकी प्राइसेस सेम रहती हैं, आपकी प्राइसेस सेम रहती हैं, लेकिन बेटा आपका जीडीपी क्या होता है? आपका रियल जीडीपी बढ़ रहा होता है, ठीक है। इस केस को हम लोग कहते हैं नो इन्फ्लेशन वाला केस, कॉपी कर लो। क्या कहते हैं बेटा इसको? क्या कहते हैं? नो इन्फ्लेशन वाला केस, सही है। आगे सुनो, दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस आपका होता है माइल्ड इन्फ्लेशन। माइल्ड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है बेटा? माइल्ड इन्फ्लेशन का मतलब होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा। शायान आया, शायान ने कहा सर मुझे 600 यूनिट चाहिए, 700 यूनिट चाहिए, 800 चाहिए, ये क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। यहां पर क्या होता है कि आपकी एडी जब बढ़ती है ना, तो मेरा प्रोड्यूसर प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ाता है। प्राइस कितने से बढ़ रही है? थोड़े से। लेकिन बेटा ओवरऑल आपके रियल जीडीपी पे क्या इफेक्ट आता है? वो बहुत ज्यादा से बढ़ रहा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट या फिर माइल्ड इन्फ्लेशन। कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात? आगे सुनो, थर्ड केस। थर्ड केस जो बेटा आपके पास होता है उसे हम लोग कहते हैं सप्रेस इन्फ्लेशन। अच्छा, जो नो इन्फ्लेशन है ना, यहां पे आपकी पीईएस होती है परफेक्टली इलास्टिक, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, परफेक्टली इलास्टिक, कि भाई जितना आप प्रोड्यूस करना चाहो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सही है, बिना प्राइस बढ़ाए। जो माइल्ड इन्फ्लेशन था, यहां पे आपकी पीईएस होती है बेटा इलास्टिक। पीईएस क्या होगी आपकी? इलास्टिक। जो सप्रेस इन्फ्लेशन है, यहां पे क्या गेम चलता है? यहां पे रिसोर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है? कम। यानी कि इस स्टेज पे लेट से शायान 900 यूनिट मुझसे परचेज कर रहा है, मेरे पास लिमिट कितने की है? 1000 की। शायान कितना मंगवा रहा है मुझसे? 900, तो बेटा लिमिट कम रह गई ना मेरे पास। तो यहां पर आपकी पीईएस क्या होना शुरू हो जाती है? इन इलास्टिक। क्या हो गई? इन इलास्टिक। यानी कि इस केस में बेटा प्राइसेस ज्यादा से बढ़ती हैं, जबकि आपका रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रहा होता है। कोई मसला यहां तक क्लियर है कहानी? अब इसके बाद बेटा एक लास्ट केस आपका होता है, वो लास्ट केस क्या कहलाया जाता है? हाइपर इन्फ्लेशन। सर हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? मैं अपनी औकात पे जाके बैठ जाता हूं। अब अगर शायान मेरे पास आया कि सर मुझे 1200 टी शर्ट चाहिए, क्या मेरी मशीन में ताकत है? नहीं। सर मैं आपको डबल पैसा दूंगा, आपको ट्रिपल पैसा दूंगा, क्या मेरी मशीन में ताकत है? नहीं है। यानी कि बेटा फोर्थ केस में क्या होता है, जो कि आपका हाइपर इन्फ्लेशन वाला केस है, हाइपर इन्फ्लेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइस बढ़ती है, जबकि आपका रियल जीडीपी क्या होता है बेटा? सेम रहता है, ठीक है। और यहां पर आपकी सप्लाई कैसी हो जाती है? पीएस, परफेक्टली इन इलास्टिक। कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात बेटा? समझ गए सारी बातें? कॉपी हो गया? कोई मतलब ठीक। वाइट देखिए तो माइनस इन्फ्लेशन के अंदर क्या था कि मैं पहले 500 दे रहा था ना इसको, ये आया भाई मुझे साढ़े साढ़े 500 चाहिए या 600 चाहिए, मेरे पास अभी भी 400 यूनिट प्रोड्यूस करने की ताकत है, अभी भी सप्लाई कर सकता हूँ ना, रिसोर्सेज वगैरह मेरे पास हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी सप्लाई कैसी हो जाती है? इलास्टिक। फिर जब ये 900 पे आया, सप्लाई कैसी हो गई?
जब ये 1200 पे आया सप्लाई कैसी हो गई, समझे बात को? कोई मसला बेटा? क्लियर है सारी बातें? ये होती है आपके पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती है। ठीक है, आगे चलो, बात करते हैं जरा कॉस्ट पुश पे। बेटा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, इसको कॉस्ट के नाम से याद रख लो। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का लिंक हमेशा किसके साथ होता है? प्रोड्यूसर। कॉस्ट पुश का लिंक किसके साथ होता है हमेशा? प्रोड्यूसर। और जब यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है तो बेटा वो किस कॉस्ट की बात कर रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। अच्छा भाई बात सुनिएगा जरा। बेटा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, खर्चा आपका बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने से आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है? कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे डायग्राम, इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास रियल जीडीपी। ठीक है, इनकम लिखा है, इनकम लिखा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल जीडीपी लिख लो, रियल इनकम लिख लो, रियल आउटपुट लिख लो, तीनों चीजें सही है, सेम है। सेम है, तीनों सही है। ये आ रहा है एग्रीगेट डिमांड, ये आ रहा है आपका एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एस आर एस एडी, इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई, और प्राइजेस। हाँ जी, कौन सी? वाई एक्सिस के साथ? ओ लेवल में जरूरी नहीं होता, ए लेवल में होता है, मर्जी ये कर सकते हैं। प्राइस लेवल पी और इनकम लेवल वाई। इनकम लेवल क्या चल रही है? वाई चल रही है। बेटा बात सुनो, कॉस्ट पुश क्यों आती है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो फॉर एग्जाम्पल वेजेस बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज को रिमूव कर दिया गया, तो बेटा इन सब से आपकी एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। तो बेटा जब एग्रीगेट सप्लाई कम होती है तो किस तरफ आती है? पीछे की तरफ आ गई। फ्रॉम एस आर एस टू एस आर एस वन, इक्विलिब्रियम ई से ई वन। बेटा आपके जीडीपी पे क्या इफेक्ट आया? आपका जीडीपी कम हो गया। और आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? प्राइस लेवल आपकी, कोई मसले वाली बात। तो जब सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ गए बात को? क्लियर है कहानी? अब जरा इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके पास डिफरेंट तरीकों से आ सकती है। पहला केस क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बर्डन बढ़ा दिया। दूसरा लिखा हुआ है मिनिमम वेजेस का बढ़ जाना। कल पढ़ाया था मिनिमम वेज क्या होता है, जो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेज देनी ही पड़ती है अपने वर्कर्स को। बेटा अगर मिनिमम वेज बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा आपका, उससे भी आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी बात, रेंट वेज इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई आपकी? बढ़ गई। चौथी बात इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, और पांचवी क्या है? ट्रेड यूनियन। इन दोनों के बारे में बेटा हमने बात करी। अच्छा अब बात सुनो, व्हाट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? बेटा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चाइना से रॉ मटेरियल खरीदता है, सही है? जब पाकिस्तान चाइना से रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। यहां तक तो बात मानते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, कोई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में नहीं आ रही, कोई टेंशन पाकिस्तान में नहीं आ रही, बट द प्रॉब्लम इज कि चाइना में इन्फ्लेशन आ गई। जब चाइना में इन्फ्लेशन आएगी तो चाइना की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? लेकिन मसला क्या है कि पाकिस्तान चाइना से क्या खरीद रहा है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की डिमांड कैसी होती है? कैसी होती है? इनइलास्टिक। रॉ मटेरियल की डिमांड कैसी होती है? मेरे पास और कोई एज सच ऑप्शन अवेलेबल, तो मुझे चाइना से महंगे दाम पे ही माल खरीदना पड़ेगा। तो बेटा देखो महंगाई आई किधर थी? चाइना में। लेकिन इन दी एंड फाइनल इफेक्ट किसको पड़ रहा है? तो पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? बढ़ गई। चाइना से जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान आई है, यानी कि चाइना से इन्फ्लेशन पाकिस्तान इंपोर्ट हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। कोई मसले वाली बात? समझ गए? लास्ट केस पे आओ। लास्ट होता है बेटा आपका वेज प्राइस स्पाइरल। इसका मैं एक बड़ा आसान सा वर्जन आपको बताता हूं। बेटा हुआ ये कि लेट से ये दोनों, ये सेठ है, ये मुलाजिम है, उसका काम करता है उसके पास, सही है? मुल्क में महंगाई चल रही है, सही है? महंगाई आ रही है तो बीइंग अ लेबर, हर लेबर ये बोलेगा ना कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। तो एक अच्छे लेबर की तरह ये भी अपने सेठ के पास गया कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, सही है?
सेठ ने लेबर की तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन मसला क्या हुआ कि जब सेठ अपने लेबर की तनख्वाह बढ़ाएगा तो सेठ का खर्चा बढ़ जाएगा कि नहीं, सेठ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सेठ वापस अपनी प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब वापस प्राइस बढ़ेगी तो उससे वापस से महंगाई आना शुरू हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब जब वापस इन्फ्लेशन आई, वापस लेबर सेठ के पास जाएगा, बोलेगा मेरे पैसे बढ़ा दो। अब वापस अगर सेठ पैसे बढ़ाएगा, वापस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, वापस से प्राइस बढ़ गई। कहने का मकसद ये है कि ये एक चेन आपके पास चलती रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। कोई मसले वाली बात। A2 इकोनॉमिक्स में आप लोग ये टर्म पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व के नाम से, अगर आप लोग में से कोई इकोनॉमिक्स ले रहा है। फिलिप्स कर्व के नाम से पूरा चैप्टर है A2 में। मसला क्या था कि वेज क्या रोता रोता पैसे बढ़ाओ, पैसे बढ़ाने के बाद सेठ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, वापस से प्राइस क्या हो जाएगी, वापस से रोना मचाएगा ये, वापस से कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक स्पाइरल। कोई मसले वाली बात। लास्ट जो आपके पास होता है बेटा वो है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन को समझने से पहले जरा सेंट्रल और कमर्शियल बैंक का केस समझ लो। हाँ, सिंपल डायग्राम जो है ना वही मॉडल। बेटा आपके पास मॉनेटरी इन्फ्लेशन की डायग्राम बनी हुई है, बट मैं डायग्राम से, अगर आप लोगों को याद हो, मैं डायग्राम से ही सिखाता हूं, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। डायग्राम्स आपके सिलेबस का पार्ट, मॉनेटरी की जो डायग्राम है सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि उसे समझाना इजी रहता है और समझ भी आता है, लेकिन क्योंकि वर्कशॉप है, टाइम लिमिटेड है, तो डायग्राम को आप लोग इग्नोर मार दो बिल्कुल ही। हम लोग डायग्राम को नहीं देखते, सिंपल बात को देखेंगे। बेटा आपके पास दो तरह के बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। कल वाली क्लास में हमने थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस देखा था। सेंट्रल बैंक क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये वो बैंक है जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आपके नोट्स एंड कॉइन्स को प्रिंट करता है, आपकी प्राइस स्टेबिलिटी लेके चल रहा होता है। इसके अलावा रिजर्व्स इसके अंदर आते हैं, सारे का सारा टैक्स रेवेन्यू इसके अंदर आता है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम लोग बात करते हैं कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक यानी कि HBL, मीजान, UBL वगैरह, जिनका एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ये डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील करता है। करंट अकाउंट खोलना, सेविंग अकाउंट खोलना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है भाई, कमर्शियल बैंक की जिम्मेदारी है। अब बेटा बात सुनो, हमारे पास गेम क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट असल में सेट कौन करता है, सेंट्रल। इंटरेस्ट रेट असल में सेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अब बेटा बात सुनो, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट लेट से कम कर दिया। क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। बेटा जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो उससे आपके पास कितने इफेक्ट्स आएंगे, तीन। पहला इफेक्ट किस पे आएगा, सेविंग पे। दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा, स्पेंडिंग पे। तीसरा इफेक्ट किस पे आएगा, बोरोइंग पे। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या लोग सेविंग करेंगे कि स्पेंडिंग करेंगे, तो सेविंग क्या हो जाएगी, तो लोगों की स्पेंडिंग, कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। आगे सुनो बेटा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग खर्चा, बोरोइंग का खर्चा कम हो जाएगी। लोग लोन ज्यादा लेंगे कम लेंगे, जब लोग लोन ज्यादा लेंगे तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड तो प्राइस, इन्फ्लेशन आ गया वापस से। समझ में आई है बात। तो जब हम लोग मॉनेटरी इन्फ्लेशन की बात करते हैं, देखो इन्फ्लेशन जो अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखी जाए ना, सिर्फ दो वजह से आती है, एक डिमांड साइड होती है, एक सप्लाई साइड होती है, ठीक है, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड। सप्लाई साइड आप लोग देख चुके हैं कॉस्ट पुश के तौर पे, डिमांड पुल आपने देखी डिमांड साइड वाली। बेटा जो मॉनेटरी इन्फ्लेशन है ना, ये भी डिमांड साइड इन्फ्लेशन ही कहलाई जाती है। क्यों डिमांड साइड कहलाई जाती है, क्योंकि इन दी एंड किसका इफेक्ट आ रहा है, समझे बात को। तो मॉनेटरी भी इन दी एंड डिमांड साइड, देखो डिमांड पुल अलग चीज है, डिमांड साइड अलग चीज है। डिमांड पुल वो थी जो मैंने पीछे बताई। डिमांड साइड का मतलब क्या है कि उसकी कैटेगरी में फॉल होता है कि इवेंचुअली ये किसको इंक्रीज करता है, एग्रीगेट डिमांड। कोई मसला भाई, समझ गए सारी बातें। केस यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा भले घर जाके। मुझे जरा नोट्स दिखाओ, केस नहीं कहाँ तक गया अपना, तो अभी तो शुरू हुई है, ब्रेक कहाँ से ले लूँ अभी, RBI तक पकड़ो।
पास से बस करिए ना बेटा। पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, पॉलिसीज के ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आपको जरा जनरल सी बातें बता दूं, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक दूंगा। एक सेकंड। आरएस बेटा, कुछ चीजें हैं जो आपके नोट्स में नहीं होंगी, छोटी छोटी सी बातें आपने नोट डाउन करनी है क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए। इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस का बढ़ जाना, ठीक है। दूसरा केस होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस कम हो जाना। इन्फ्लेशन अलग चीज है, डिफ्लेशन अलग चीज है। अब सवाल आता है आपके पास 6 मार्क का या 8 मार्क का कि इज डिफ्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी? डिफ्लेशन का मतलब क्या सुदेश? हाँ, इसको छोड़। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन का मतलब क्या होगा? गरीबी नहीं, प्राइसेस कम होना। सही है। तो क्या प्राइस कम होना फायदेमंद है? प्राइस कम होना फायदेमंद है। अब ये जो इसका परसेप्शन है कि प्राइस कम होना हमेशा फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। किसके लिए नहीं है ये बताओ? कंज्यूमर के हिसाब से बात करो। नोट्स नॉट विजिबल? कैसे नहीं विजिबल भाई? अभी आ रहे नजर? एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है? वह तो यार बाकियों को नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं, आपको क्यों नहीं नजर आ रहे भाई? आपने वो आगे पीछे कर दिया होगा, देखो जरा उसको वापस। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। बेटा बात सुनो, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस कम हो जाना। सही है। इज डिफ्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी और नॉट? असल चीज हमने अभी ये समझनी है, ठीक है। आइएगा जरा भाई सामने देखें। आपके पास दो तरह की डिफ्लेशन होती है बेटा, एक होती है गुड डिफ्लेशन और एक होती है बैड डिफ्लेशन। पहले हम लोग जरा बात करते हैं बैड डिफ्लेशन की। बैड डिफ्लेशन एंड गुड डिफ्लेशन नहीं लिखा भाई। देखो बेटा बात सुनो, डिफ्लेशन का बेसिक मतलब तो आपको पता है ना, प्राइसेस कम हो जाना। सही है। तो हमारी एक कंडीशन मीट होनी चाहिए कि प्राइस कम होगी। एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। यहां पे देखिएगा डायग्राम को, यहां पे आ गई प्राइस, यहां पे आ गया आपके पास रियल जीडीपी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एसआरएस, एडी, इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई और प्राइसेस। कोई मसला यहां तक? बेसिक कहानी चल रही है। अब बेटा बात सुनो, ये सेम डायग्राम आपकी यहां पे भी आ जाएगी। बेटा कहानी को समझना जरा। पहले मैं बात कर रहा हूं बैड डिफ्लेशन। बैड डिफ्लेशन के अंदर लेट से गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दी। बैड डिफ्लेशन में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दी। गवर्नमेंट ने बेटा इनकम टैक्स बढ़ाया। जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ाएगा तो उससे आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी कंजम्पशन। बेटा जब कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड कम कर दो, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, आप आ गए एडी से एडी 1, इक्विलिब्रियम ई से ई 1। डिफ्लेशन की कंडीशन क्या थी कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए? सही है। तो देख लो भाई प्राइस कम हो गई, यहां तक भी मसला। तो भाई आपकी प्राइस तो कम हो गई, वेरी गुड, लेकिन मसला क्या आ रहा है यहाँ पे? जीडीपी गिर गया। जीडीपी क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो बेटा जब जीडीपी गिरेगा तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट आएगा? वेरी गुड। तो बेटा देखो प्राइसेस तो आपके पास कम हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? अगर इसी को मैं गुड डिफ्लेशन में कन्वर्ट करूं, तो गुड डिफ्लेशन में क्या है? लेट से गवर्नमेंट ने आपको दे दी सब्सिडी, तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आएगा? आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाओ, लो, बढ़ गई। एसआरएस में आ गए हम लोग, एसआरएस 1, इक्विलिब्रियम ई से ई 1। भाई कंडीशन के हिसाब से प्राइसेस कम हो गई, वेरी गुड। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? जबरदस्त,
तो बेटा ये देखो प्राइसेस कम हो रही हैं, जीडीपी क्या हो रहा है आपका, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रही है। तो इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, तो इस डिफ्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी, डिपेंड करता है कि एग्रीगेट डिमांड कम होने से आ रही है या एग्रीगेट सप्लाई। कोई मसले वाली बात, समझ गए, कोई टेंशन तो नहीं है। अब बेटा जरा आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो जरा, कुछ फर्क आप लोगों को समझाने हैं बिटवीन इन्फ्लेशन, डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सही है, यहाँ पे देखिएगा भाई, बेटा ये ग्राफ का पॉजिटिव हिस्सा होता है और ये ग्राफ का नेगेटिव हिस्सा होता है। सही है, हमारे पास y एक्सिस पे क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन की परसेंटेज, और बेटा y एक्सिस पे क्या आ रही है, इन्फ्लेशन की परसेंटेज, और x एक्सिस पे क्या आ रहा है आपके पास, टाइम पीरियड। ये नंबर ऑफ इयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जाम पर। सही है भाई, बात सुनो, लेट से 2015 चल रहा है और आपकी प्राइसेस क्या है 2015 में, 100 रुपए। ठीक है, सिंपल रखूंगा बिल्कुल एग्जाम्पल, 100 रुपए प्राइस है। ठीक है भाई, 2016 में क्या हुआ कि आपकी प्राइस बढ़ रही है लेट से 5% से, 2017 में आपकी प्राइस बढ़ रही है 8% से, 2018 में प्राइस बढ़ रही है 12% से। तो बेटा यहाँ पे देखो, 100 + 5 कितना हो गया, 105 + 8 113, 113 + 12। बेटा अगर आप एक चीज को गौर से देखो, आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और आपकी परसेंटेज भी क्या हो रही है। ऐसी सिचुएशन जहां पे प्राइस भी बढ़ती है और इन परसेंटेज भी बढ़ती है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोई मसला, कोई मसले वाली बात। और बेटा क्योंकि हमारी प्राइसेस बढ़ रही है, ये आपके ग्राफ पे किधर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, पॉजिटिव साइड। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ ए से लेके बी तक बेटा क्या आ रहा है आपके पास, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। आगे सुनो, 2019 बेटा प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट कितने से, 10% से। 2020 प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट कितने से, तो बेटा ये देखो जरा, 125 + 10 कितना हो गया, 135 + 5 कितना हो गया। बेटा यहाँ पे आपकी प्राइस तो अभी भी बढ़ रही है, बट परसेंटेज चेंज क्या होती जा रही है। इस केस को हम लोग क्या कहते हैं। अब मुझे एक बात ये बताओ, प्राइस बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। तो बेटा ये पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए कि नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे। तो बेटा परसेंटेज क्या हो रही है लेकिन, तो बेटा ये पॉजिटिव साइड पे किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ऐसे सी और डी। कोई मसला, कोई मसले वाली बात बेटा। आगे सुनिएगा, 2021 अब प्राइस गिरना शुरू हो गई, अब हो गई -2%। 2022 प्राइस हो गई आपके पास -5%। 2023 आपके पास प्राइस हो गई लेट से -10%। तो बेटा इधर आओ, ये कितना हो गया, 138। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। बेटा यहां पर आपकी प्राइसेस क्या हो रही है, तो ये जब प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी, माइनस में चला जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन हमेशा किधर रिप्रेजेंट होता है, नेगेटिव साइड पे। अब बेटा सवाल बच्चा मुझसे पूछता है, सर अगर हम लोग नेगेटिव साइड पे ही ऐसे ऊपर आ रहे हो तब, सवाल आता है ना। बेटा भले आप नेगेटिव साइड पे ऊपर जा रहे हैं या आप नीचे आ रहे हैं या आप चौरंगी घूम रहे हैं या ओवरहेड ब्रिज पे जा रहे हैं, अगर नेगेटिव साइड पे हैं आप किधर रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो। समझ गए बात को, माइनस में है तो क्या होगा, ठीक, कोई टेंशन है, कोई मसले वाली बात है। हाँ जी, एमसीक्यू से भी आता है, डेटा रिस्पॉन्स भी आता है, उसी पे जा रहा हूं। अब डेटा रिस्पॉन्स जहां पे वो आप लोगों को फंसाता है, जो नोट्स में नहीं है तो कॉपी करना जरा, डेटा रिस्पॉन्स में वो आपको फंसाएगा, ये कॉपी करना है आप लोगों ने बेटा, देखते रहिएगा। यहां पे आ गया आपके पास इन्फ्लेशन का परसेंटेज, ठीक है, और इधर आ गया आपके पास, रफ बना लो तेरा मेरा जिस तरह मैं बना रहा हूं। बेटा सुनिएगा जरा, आपके पास y एक्सिस पे आ गई इन्फ्लेशन की परसेंटेज और x एक्सिस पे क्या आ गया,
टाइम पीरियड। अब ये देखो आपके पास ग्राफ कैसा बना हुआ है, तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आपको लाइनें बना के देगा यूं, ठीक है। इस तरीके से उसने आपको एक ग्राफ बना दिया। बेटा मुझे पहले तो ये बताओ, कौन बताएगा? आप भाई, शयान, शयान पीछे वाला। बेटा मुझे ये बता, शयान यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? खामोश रहेंगे सारे। यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है? डिफ्लेशन, वेरी गुड। हाँ भाई क्रिश, क्या है ये? डिसइन्फ्लेशन। हारिस, डिफ्लेशन, एक्सीलेंट। हाँ भाई, डिसइन्फ्लेशन। असना, डिफ्लेशन। फिर आर, पता नहीं ना, कोई एक बात तो बताए ना। डिसइन्फ्लेशन। हाँ भाई खुजैमा। बेटा बात सुनो, ये वाली चीज पूछी ना मैंने, क्या ये चीज पॉजिटिव साइड पे है कि नेगेटिव साइड पे है? तो पहले तो अपने दिमाग से एक चीज को निकाल दो, जब तक आप पॉजिटिव में हैं आप डिफ्लेशन में नहीं जा सकते। शायान, शायान, जब तक आप पॉजिटिव में हो आप डिफ्लेशन पे नहीं जा सकते। तो आंसर क्या बचा? या तो ये, या तो ये। डिसइंफ्लेशन है ना ये। ठीक है, तो बेटा या तो ये सुदेश, या तो ये। जब तक आप माइनस में नहीं गए आप डिफ्लेशन में नहीं हो। ये केस है डिसइंफ्लेशन का, सही है। आपके पास इस पूरे ग्राफ में डिफ्लेशन सिर्फ यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो वो भी डिफ्लेशन है, माइनस में है ना। हाँ भाई सायन, क्या पूछ रहे हैं पूछो। वापस से सुन बेटा, ये चीज समझ आ गई थी, ये चीज समझ आ गई थी। बेटा बात सुनो, आपके पास ये केस क्या चल रहा है, ये वाला इन्फ्लेशन, इतनी बात मानते हो? आपको इसमें मसला आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा परसेंटेज आपकी गिर रही है, मैंने पीछे क्या बताया, परसेंटेज गिर रही है, लेकिन प्राइसेस अभी भी क्या हो रही है? पॉजिटिव साइड पे आप नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे आप नीचे जा रहे हैं, तो वो कौन सा केस होता है? डिसइंफ्लेशन। मतलब पता है क्या है, ये देखो, ये देखो जरा, 10% से प्राइस बढ़ रही है, 5% से प्राइस बढ़ रही है, 3% से प्राइस बढ़ रही है, लेकिन प्राइस तो बढ़ रही है। तो जब तक आप पॉजिटिव साइड पे बैठे हुए हो ना, जब तक आप पॉजिटिव साइड पे बैठे हुए हो, वो केस क्या होता है? डिसइंफ्लेशन। डिफ्लेशन में आप सिर्फ तब एंटर होंगे जब आप किधर चले जाएंगे? नेगेटिव। जब तक नेगेटिव में नहीं हो ना, डिफ्लेशन नहीं है, ये बात ध्यान में रख लो। जब तक नेगेटिव में नहीं हो डिफ्लेशन नहीं है। आपके पास इस ग्राफ में डिफ्लेशन सिर्फ यहां पे आ रहा है, और शायद यहां पे क्यों डिफ्लेशन आ रहा है? नेगेटिव साइड पे, वेरी गुड, समझ गए बात को। जब तक आप पॉजिटिव में हैं, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन, ग्राफ नीचे आ रहा है तो डिसइंफ्लेशन। नेगेटिव में आए, भले नीचे जा रहा है भले ऊपर जा रहा है, क्या होगा? डिफ्लेशन। कोई टेंशन बेटा, आप यहां पर मार्क्स मिलेंगे आपको, जब वो आपसे 4 या 5 मिनट का ग्राफ बना के देगा, बोलेगा एक्सप्लेन करो। अब आपने ग्राफ में क्या क्या बातें बतानी, बेटा लिखो जरा अपने पास। पहली बात आप बताएंगे हाईएस्ट, पहली बात आप क्या बताएंगे? हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जी? हाँ नंबर मेंशन लो। क्या? अगर स्ट्रेट भी है तब भी इन्फ्लेशन है, कांस्टेंट आ रहा है ना, पिछले साल भी 5%, इस साल भी 5%, अगले साल भी 5%, वो भी इन्फ्लेशन ही जी। हाँ इन्फ्लेशन ये रही इन्फ्लेशन, तो डिफ्लेशन, ठीक है। कोई मसला बेटा? पहला पॉइंट क्या आ गया? हाईएस्ट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? मतलब हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट ये है कि सबसे बड़ा परसेंटेज चेंज इधर आया, और सबसे गिरा हुआ परसेंटेज किधर आ रहा है? यहां पे। सबसे बड़ा परसेंटेज चेंज बेटा आपका यहां पे आ रहा है, और सबसे गिरा हुआ परसेंटेज चेंज यहां पे आ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया। फिर आपने बताना है ओवरऑल ट्रेंड। सर ट्रेंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने कहा कि यार मुझे ना इस साल से लेके इस साल तक की कहानी एक्सप्लेन करो, सही है। एग्जामिनर ने कहा कि यार मुझे ना इस साल से लेके इस साल तक की कहानी एक्सप्लेन करो। आपने हाईएस्ट पॉइंट कौन सा बताया? ये वाला। इस सिनेरियो के हिसाब से हाईएस्ट पॉइंट कौन सा वाला है? ये वाला। इस ईयर के हिसाब से लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। अब बारी किसकी आती है? सर ट्रेंड कैसे निकलेगा? ट्रेंड निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है
उसको लास्ट पॉइंट से बेटा ऐसे कनेक्ट करो और देखो एरो कैसा बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, अपवर्ड के डाउनवर्ड। आप बोलेंगे देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड, यहाँ पे 1 नंबर मिल गया आपको। वापस से सुनो, वापस से सुनो बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या स्केल रख के देख लेना। अब देखो लाइन ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, तो ट्रेंड कैसा बना, अपवर्ड ट्रेंड, खत्म, 1 नंबर मिल गया, कोई टेंशन। हाँ, अगर वो आपसे कहता है कि भाई एक्सप्लेन द ट्रेंड, क्वेश्चन में ही बता दिया, तो आपकी स्टार्टिंग लाइन भी ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए, देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड बिटवीन 2010 एंड 2020, सही है, फिर आपने एक्सप्लेन करना है उसको अगर वो कुछ पे बड़ा फिर गिरा वो कब एक्सप्लेनेशन में। पहले आपने बताया अपवर्ड ट्रेंड है, फिर आप बताओ एक्सप्लेन करते हुए कि यार देखो इस साल से लेके इस साल तक गिरा, थोड़ी सी चेंजेस आई, फिर वो वापसी बढ़ना शुरू हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है, इसके फर्दर आपको मार्क्स मिलते हैं। जी अजीम, कुछ पूछना था आपने? यहाँ पे इन्फ्लेशन देखेंगे जो ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन नहीं, वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, फिर आप उसको एंड में बताना कि ओवरऑल क्या हो रही है, इन्फ्लेशन हो, जजमेंट अपने एंडिंग पॉइंट के अंदर। कोई मसला यहां तक? लास्ट पॉइंट बेटा, चौथी बात आपने क्या बताना है, रीजन। रीजन क्या होगा, केस में लिखा हुआ होगा, रीजन लिंक विद केस। बेटा ये कोई आर्ट वर्क तो नहीं है ना, ऐसे ही उसने बना के दे दिया और बोला जी इसको एक्सप्लेन करो, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इसके पीछे, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो होगी इसके पीछे। आपने रीजन उठाना है केस से पढ़ के। भाई केस में अगर उसने बताया भाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है, तो वो रीजन आपने यहां पे देना है, सही है। और बेटा ये डेटा रिस्पॉन्स है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। आप लोग बिल्कुल जिस तरह कॉम्प्रीहेंशन होता है लाइनें मार्क करके एज इट इज छाप देते हो, ये कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। आपने वहां से सिर्फ सिनेरियो उठाना है, एक्सप्लेन खुद करना है, समझ गए हैं बात को? तो इस तरीके से बेटा 5 मार्क लिए जाते हैं इस डेटा के अंदर, कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात? जैसे सेक्शन 1 जी, कोई प्रॉब्लम है बेटा? समझ गए सारी बातें? 5:20 हो रहे हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले, नमाज वगैरह पढ़ ले, फिर स्टार्ट करेंगे आगे। जी नीचे, नीचे एक रूम होगा खाली, उसमें जहाँ नमाज वगैरह है। चलिए बेटा, अब हम लोग जरा अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग चीजों को संभाल सकते हैं। जल्दी कर। तो बेटा हमारे पास 3 तरह से इन्फ्लेशन आती थी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। तो जब 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 बीमारियां हैं, तो 3 दवाइयां भी होनी चाहिए। डिमांड साइड की पॉलिसी कुछ और होगी, सप्लाई साइड की पॉलिसी कुछ और होगी, और मॉनेटरी की पॉलिसी बेटा हमारे पास कुछ और होगी, ठीक है। अब बेटा बात सुनो, जब हम लोग बात करते हैं ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर हसनैन जल्दी आओ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर हमारे पास बेटा क्या कहानी चलती है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड पुल में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। बेटा बात सुनो, हमारे पास 2 सेट ऑफ पॉलिसीज होती हैं, एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। बेटा जब हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात करते हैं, एक्सपेंशनरी का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, किसी भी चीज को बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। अब बेटा हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आती थी, क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता था। आपके पास डिमांड पुल क्यों आती थी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ता था। तो बेटा अगर मैं उसको सॉल्व करने जाऊंगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब मैं एग्रीगेट डिमांड कम करने जाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं कौन सी पॉलिसी लगा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शनल। बेटा फिस्कल पॉलिसी में आपके पास 2 खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी का नाम है टैक्स और दूसरे खिलाड़ी का नाम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब बेटा इस पे जाने से पहले जरा कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, अपने पास नोट डाउन भी करें इसको, इसको नोट डाउन करें।
बेटा गवर्नमेंट के 4 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 4 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या क्या होते हैं भाई? सबसे पहला होता है बेटा प्राइसेस कम से कम रखना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरा बेटा हमने अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रखनी है, ठीक है। तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा रखने हैं और इंपोर्ट्स कम रखने हैं। लास्ट जो आपके पास है बेटा वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपने अपने जीडीपी को बढ़ा के रखना है। अब बेटा बात सुनो, ये चारों का कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है कि पहले मुझे यही अचीव करना है, फिर मुझे दूसरे पे जाना है, फिर तीसरे पे जाना है। कोई फिक्स सीक्वेंस इसका नहीं होता, सही है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पे, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन ये चार आपके मेन है। एक और होती है, उसका भी नाम लिख लें, इनकम इक्वालिटी, इनकम एंड वेल्थ इक्वालिटी। इनकम या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरा नाम इसका यही है, इनकम एंड वेल्थ इक्वालिटी, बराबरी बिटवीन अमीर एंड गरीब, ठीक है। या फिर दूसरा क्या था, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरा क्या नाम है इसका, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दो नाम। लेकिन अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात की जाए या इनकम एंड वेल्थ इक्वालिटी की बात की जाए तो बेटा वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही लिंक कर रहा होता है, सही है। अब बेटा बात सुनो, आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने ये चारों ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए काम करना है, सही है। हमारी बात चल रही थी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल का मतलब कि हमने ऐसा काम करना है जिससे एडी क्या हो जाए, आपका कम हो जाए। बेटा फिस्कल पॉलिसी में 2 खिलाड़ी आते हैं, एक का नाम है टैक्स और दूसरे का नाम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एग्रीगेट डिमांड कम हो तो मेरा टैक्सेस क्या करूंगा, टैक्सेस बढ़ा दे, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दें। बेटा सामने देखो, अगर मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा तो उससे मेरी इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, मेरी स्पेंडिंग, मेरी कंजम्पशन, मेरी एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइस, सही है। यहां पे आओ जरा, मैं डायग्राम के साथ बताता हूं। ये प्राइस आ रही है, ये आपका जीडीपी आ रहा है, ठीक है, रियल जीडीपी। बात सुनिएगा, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, ये मामला चल रहे हैं, ठीक है। प्राइस लेवल पी, इनकम लेवल वाई। आपने कहा कि टैक्स बढ़ेगा तो एडी कम हो जाएगा। बेटा एडी कम होता है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो गई। ये लो आपका एडी पीछे शिफ्ट मार रहा है फ्रॉम एडी टू एडी 1। मैं मानता हूं कि आपकी प्राइसेस कम हो गई, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि पीछे जो हमने यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, क्या ये अचीव हो रहा है, वेरी गुड, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गई। एक और बात बेटा, जब आपकी प्राइसेस कम होती हैं तो आपका एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा होती है कि एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है, एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, तो बेटा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम होने से 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, जबरदस्त। लेकिन बेटा जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो उससे जीडीपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, जीडीपी कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर देखो जरा, ये 2 ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गए, बट ये अचीव, इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। डिसएडवांटेज में डालेंगे आप, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब बेटा कहानी सुनो जरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। अगर आपकी प्राइसेस कम हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कम होंगे, प्राइसेस कम हो रही है हाँ, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अचीव हो गया। ये गेम था, क्लियर है। अब बेटा बात सुनो, पॉलिसी पे आओ। 2 खिलाड़ी, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा टैक्स बढ़ाएगा तो इनकम कम हो गई, स्पेंडिंग, कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस, यहां तक अचीव हो गया, सही है, प्राइस स्टेबिलिटी मिला। लेकिन बेटा जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है, मानी के मार्केट में खरीदार, जब मार्केट में खरीदार ही नहीं है तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम होने से डिमांड फॉर लेबर, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव्स में फड्डा आ गया। आगे सुनो बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करनी है अपने को, तो उससे आपके मुल्क में इनकम कम जनरेट होगी,
इनकम कम होगी तो स्पेंडिंग, कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस, एट द सेम टाइम डिमांड फॉर लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए बात को? इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। समझे? अब बेटा एक टर्म है जिसका नाम है बजट। बजट का मतलब होता है कि आपकी गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स रेवेन्यू आया और उसमें से कितना आपने स्पेंड कर दिया। तो बजट का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेवेन्यू। बेटा दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है बजट सरप्लस और एक होता है बजट डेफिसिट। बजट सरप्लस को मैं किस तरह याद करवाता हूं? बुलशिट। और बजट डेफिसिट को बैड एस। क्यों भाई? यहां पे देखो बी और एस बुलशिट और बी और डी बैड एस। अब बेटा बात सुनो, आपके पास बुलशिट पॉलिसी यानी कि बजट सरप्लस पॉलिसी में क्या होता है? सरप्लस का मतलब क्या होता है? जेब में पैसा बच जाना। भाई गवर्नमेंट को 100 रुपए का टैक्स मिला, गवर्नमेंट ने 50 रुपए मुल्क में लगाए, गवर्नमेंट के पास पैसे बच गए। इसे कहते हैं बजट का सरप्लस होना। सरप्लस का मतलब टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो बुलशिट में क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर बैड एस पॉलिसी की या बजट डेफिसिट पॉलिसी की बात की जाए, गवर्नमेंट के पास टैक्स आया है 100 रुपए का, गवर्नमेंट ने मुल्क में लगा दिया 150 रुपए, यानी कि गवर्नमेंट माइनस में चली गई। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? डेफिसिट। ये कब होता है? जब आपको कोई चीज बढ़ानी होती है। आप किस तरह करते हैं? लोन मांग लो बाहर से, भीख मांग लो, एड मांग लो, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो बेटा बात सुनो, मुझे एग्रीगेट डिमांड एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या करनी है? तो मैं बुलशिट फॉलो करूंगा या बैड एस? अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी है, एग्रीगेट डिमांड कम करना है, तो मैं बुलशिट फॉलो करूंगा या बैड एस फॉलो करूंगा? बुलशिट पॉलिसी यानी कि बजट सरप्लस पॉलिसी फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा टैक्सेस क्या करने होते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करनी होती है? तो ये कहां पे होता है आपके पास? बजट सरप्लस बुलशिट में। कोई मसले वाली बात? क्लियर हो गई है कहानी? ठीक है। आगे बेटा अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपके पास गेम चलता था इंटरेस्ट के साथ। ऐसा ही है? इंटरेस्ट कम होता था, सेविंग कम होती थी, स्पेंडिंग बढ़ती थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी, यही गेम था। तो बेटा अगर इंटरेस्ट रेट कम करने से मसला आ रहा है तो इंटरेस्ट को क्या करूंगा? बेटा इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा तो कितने अफेक्ट, किस किस पे? सेविंग, स्पेंडिंग, बोरोइंग। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग पे क्या अफेक्ट आएगा? स्पेंडिंग क्या हो जाएगी? कंजम्पशन क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस। एट द सेम टाइम जब एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो क्या प्रोड्यूसर लोग प्रोड्यूस करेंगे? प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या बताया था कि मॉनेटरी इज आल्सो अ डिमांड साइड पॉलिसी एंड डिमांड साइड इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड पे आखिर में अफेक्ट आता है। तो बेटा अगर एग्रीगेट डिमांड कम होने से आपके ये दो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, ये वाले दो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं और ये दो अचीव नहीं हो रहे, तो बेटा मॉनेटरी से भी तो यही केस होगा। इन दी एंड क्या चीज कम हो रही थी? एग्रीगेट डिमांड। प्राइसेस कम हो गई, वेरी गुड। एक्सपोर्ट बढ़ने का चांस है, वेरी गुड। लेकिन आप लोगों ने खुद अभी बताया कि इन दी एंड क्या होना शुरू हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। और जब जीडीपी गिरेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी आपकी? अच्छा, तीन अफेक्ट है, हमने दो की बात की थी। दो क्या क्या? सेविंग और स्पेंडिंग। भाई इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। लोग लोन लेंगे या कम लेंगे? जब लोग लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। लेकिन एग्रीगेट डिमांड कम होने से प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड फॉर लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट। वापस से मस्का आ गया। कौन बोल रहा है ये? हाँ क्या कह रहे हो? किस तरह से? तो वही वाली बात हो गई ना कि ऑब्जेक्टिव में फड्डा तो आ गया ना, इंडियन लड़ाइयां तो आ रही है ना। कहने का मकसद ये है कि डिमांड साइड पॉलिसी में कभी भी सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्लियर हो गई है बात? समझ गए बात को? अच्छा अगर आप लोगों की याददाश्त थोड़ी सी तेज हो, ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाई है, ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाई है, ये सेम डायग्राम कुछ आधा घंटा पहले किस नाम से हमने पढ़ी थी? समझे? एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है हमेशा बैड डिफ्लेशन आता है। क्लियर है बात? समझ गए हैं? अब आगे चलो सप्लाई साइड पॉलिसी पे।
बेटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों आती थी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों आती थी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती थी भाई? बढ़ जाती थी। वेरी गुड बेटा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास बढ़ती थी, सप्लाई क्या होती थी? कम होती। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई को बढ़ाना है। यहां पे देखो जरा बेटा, दो तरह के गेम होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। मैं फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं? शॉर्ट रन की। ठीक है, मैं फिलहाल शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं। बेटा इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ रहा है आपके पास रियल जीडीपी। ये आपका एग्रीगेट डिमांड आ गया, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई आ गया। एस आर एस, एडी, इक्विलिब्रियम लेवल ई, इनकम लेवल वाई और प्राइसेस। ठीक है, ये मामला चल रहे हैं। बेटा मुझे ये बताओ, मुझे सप्लाई बढ़ानी है कि कम करनी है? किस किस तरह बढ़ा सकता हूं? पहले सिंपलेस्ट तरीके बता दो। प्राइसेस इंक्रीज कर। अबे प्राइसेस कैसे इंक्रीज करना है? शिफ्ट लेके आना है, सप्लाई बढ़ानी है। सब्सिडी पहला पॉइंट आया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दे। वेरी गुड। और टैरिफ्स हटा दो, मिनिमम वेजेस हटा दो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो। बेटा बात सुनो, हाँ वो लॉन्ग रन में चला जाएगा, लेकिन लिख सकते हो। अब बेटा बात सुनो, इन सब से मेरे सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? मैं एस आर एस से कहां चला गया? एस आर एस 1। इक्विलिब्रियम ई से कहां चला गया? ई 1। बेटा प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? जबकि जीडीपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? गवर्नमेंट के चार मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, प्राइस स्टेबिलिटी, क्या प्राइसेस कम हो रही है? यस, पहला ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। सेकंड, जीडीपी बढ़ रहा है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो रही है? यस। बेटा जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तीसरा अचीव हो गया। बेटा प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्ट्स, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी अचीव हो गया। चारों अचीव हो गए। तो बेटा सप्लाई साइड के अंदर आपके चारों ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जबकि डिमांड में ऐसा कोई मसले वाली बात। क्लियर है? तो ये बेटा हमने बात की थी शॉर्ट रन की। अब जरा बात कर लेते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन सप्लाई साइड पॉलिसी। बेटा आप लोगों को मैंने पीपीसी कल करवाया था, यानी कि माइक्रो के एंडिंग में। हालांकि बुक में फर्स्ट चैप्टर है, हम लोगों ने किया था माइक्रो के एंड में। उसके पीछे ये वजह है जो मैं अभी करवा रहा हूं आप लोगों को। बेटा बात सुनो, पीपीसी क्या बताता है आपको? आपकी औकात, ऐसा ही है? बेटा बात सुनना जरा, इधर आ रहा है मेरे पास गुड बाय, ठीक है, यहां पे आ रहा है मेरे पास गुड एक्स, ठीक है, और साथ में मैं लिंक कर रहा हूं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गई रियल जीडीपी। बेटा बात सुनो, ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। मैंने एग्जांपल क्या दी थी? शायान 500 टी शर्ट लेता था, फिर 700 पे आया, फिर 900 पे आया, फिर 1000 पे आ गया। यानी कि वो अपने एक्चुअल से उठ के बेटा किधर आ चुका है? अपने पोटेंशियल पे। अब अगर इसने मुझे कहा कि सर मैं डबल पैसा दूंगा या ट्रिपल पैसा दूंगा, क्या मेरी औकात बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। यानी कि फिलहाल मैं किस इन्फ्लेशन में बैठा हुआ हूं? हाइपर इन्फ्लेशन। कहां बैठा हुआ हूं? हाइपर। बेटा ये फिक्स्ड रिसोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी औकात रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हिसाब से कौन सी ऐसी पीईएस है जो आपको आपकी औकात याद दिलाता है? वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। कौन सी है? परफेक्टली इन इलास्टिक। वो कहता है भाई ये लिमिट है, अब इससे आगे नहीं जा सकते। ये आ रहा है बेटा LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। सही है। केस क्या था? ये शायान का डिमांड करवा रहा है, एडी, ये इक्विलिब्रियम आ रही है, और ये करंटली प्राइस लेवल चल रही है। शायान ने कहा, शायान ने कहा सर मैं आपको डबल पैसे दूंगा, आपको ट्रिपल पैसे दूंगा, बट क्या मेरी औकात बढ़ जाएगी उससे? लेकिन बेटा शायान की एग्री की डिमांड तो बढ़ रही है ना, तो वो किस तरफ चली गई? राइट वर्ड। आप आ गए एडी से AD1, इक्विलिब्रियम ई से E1। बेटा देखो औकात अभी भी उतनी ही है, लेकिन प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आया? ठीक है, प्राइस आपकी बढ़ गई। ये केस क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन। सर इससे बचा कैसे जाए? बेटा मेरी बात सुनो, ये क्या है? आपके मुल्क की औकात। ये भी क्या है? आपकी
वैसी क्या चीजें हैं जिससे मेरी ये वाली औकात बढ़ सकती है? टेक्नोलॉजी और इमिग्रेशन ऑफ वर्कर और ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेस। बेटा इन सब से आपकी ये वाली औकात पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज होती है। सामने देखो, ये वाली औकात क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो अगर ये वाली औकात बढ़ेगी तो ये भी तो आपकी औकात ही है, ये भी तो औकात है ना, इसको भी तो बढ़ना चाहिए। यानी कि हर वो चीज जिससे आपके पीपीसी का पोटेंशियल बढ़ता है, इमिग्रेशन, आय वाला, डिस्कवरी ऑफ रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग वगैरह, तो बेटा उन सब से ये वाली औकात भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये किस तरफ शिफ्ट मारेगी बेटा? राइट वर्ड। आप आ गए LRAS से LRAS 1। रयान सामने देखो बेटा, इस एडी को फॉलो करो, इस एडी को फॉलो करो। ये वाला एग्रीगेट डिमांड जो पहले यहां पर इक्विलिब्रियम बनाता था, ये प्राइस पे और ये जीडीपी पे, अब ये सेम एग्रीगेट डिमांड कहां पर इक्विलिब्रियम बनाएगा? यहां पर। किधर बनाएगा? नए वाले पे। यानी कि बेटा ये क्या आ रहा है? E2। और ये अब सेम नया इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या लेके आ रहा है? P2। बेटा प्राइसेस क्या हो गई? और आपका जीडीपी क्या हो चुका है? वापस से चार ऑब्जेक्टिव। प्राइस स्टेबिलिटी, क्या प्राइसेस कम हो रही है? प्राइस स्टेबिलिटी अचीव। दूसरी बात, क्या जीडीपी बढ़ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अचीव। बेटा प्राइसेस कम होगी, टेक्नोलॉजी आएगी, मशीन आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ने का चांस है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चारों अचीव हो गए। कोई मसले वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ गए चीजों को? तीन बीमारियां। डिमांड पुल के लिए हल क्या था, इलाज क्या था? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी के लिए इलाज क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी। कॉस्ट पुश के लिए इलाज क्या था? सप्लाई साइड पॉलिसी। कोई परेशानी है? अब बात सुनो बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के ऊपर। पूरा वही गेम है, पूरा वही गेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा चेंज है कि हम लोग पॉलिसी को उलट मार देंगे। इस बार हमने एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी, पिछली बार क्या कर रहे थे? क्योंकि हम इन्फ्लेशन की पॉलिसीज लगा रहे हैं। यहां पर हम किसकी पॉलिसीज लगा रहे हैं? डिफ्लेशन की। बेटा फिस्कल का गेम वही है, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इस बार टैक्सेस क्या करूंगा? तो स्पेंडिंग, कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, लेकिन प्राइसेस कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस, क्या पहला ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन, डिमांड फॉर लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा तो अचीव हो गया, दूसरा तो अचीव हो गया। फिर आगे सुन बेटा, जब प्राइस बढ़ती है तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अचीव। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो जीडीपी तो बढ़ेगा ना, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी। चौथा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। वापस से दो अचीव हो रहे हैं, दो अचीव। डिमांड साइड में कभी भी चारों एक साथ अचीव नहीं होते। इसी तरह यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात है बेटा, नोट्स के अंदर करेक्शन करो, थोड़ा सा मिस्टेक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उससे मोर इनकम आती है, ठीक है? इसको करेक्ट कर लें, ये मोर इनकम है। हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो मोर इनकम है, कंजम्पशन वगैरह बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी। लेकिन इन दी एंड वापस से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। इसी को अगर मैं मॉनेटरी पर डाल दूं, मॉनेटरी में भी कुछ नहीं है, आपने इंटरेस्ट रेट वापस से क्या करना होगा? कम करना होगा, ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है? ये पूरा चैप्टर आपका था इन्फ्लेशन का। ये पूरा चैप्टर किसका था भाई? इन्फ्लेशन का। कि इन्फ्लेशन कैसे आती है, कैसे सॉल्व होती है। आरबीआई की जहां तक बात है बेटा, इसकी आपने रिकॉर्डिंग देखनी है। चैप्टर बड़ा इजी सा है, रिकॉर्डिंग देख लोगे फारिग हो जाएगा थोड़ी देर में। अब हमारे पास आधा घंटा है, 5 से फिर हम लोग करेंगे कल। तो मैं क्या करूंगा, जो बेसिक बेसिक चैप्टर्स है ना, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, नेशनल इनकम हो गया, वो मैं अभी करवा, ठीक है? उसमें कुछ लिखने का नहीं है, बस देखते रहो। क्या कर रहा है? बोल रहा हूँ, रुक जाओ। बेटा ये पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट, सही है। इसमें कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है, पूरा थ्योरेटिकल है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है व्हेन पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब। वो लोग हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, बट नौकरी नहीं मिल रही। सर फॉर्मूला क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का? नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय, सेक्शन ए में कंफ्यूज करेगा, पॉपुलेशन भी देगा, पॉपुलेशन भी देगा, उसके अलावा लेबर फोर्स भी देगा, और नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड भी देगा। बोलेगा मुझे बताओ कितना परसेंट बेरोजगारी है। बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। भाई पॉपुलेशन में नया पैदा हुआ बच्चा भी आता है, पॉपुलेशन में 80 साल का लगड़ा बुढ़ा भी आता है, हर चीज आती है उसके अंदर। आपने किससे डिवाइड करना है? लेबर फोर्स से, ख्याल रखना है इस चीज का। अब सवाल ये है कि लेबर फोर्स में कौन कौन लोग आते हैं? वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। अब देखो लेबर फोर्स के अंदर तीन लोग आते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉयड 9 to 5 जॉब वाले, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और एक आते हैं अनएम्प्लॉयड। बट अनएम्प्लॉयड सिर्फ कौन से वाले? इनवॉलंटरी, जो काम करना चाहते हैं बट नौकरी नहीं मिल रही। अब सवाल यह है कि वॉलंटरी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में डिफरेंस क्या है? बेटा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं जो खुद नहीं काम करना चाहते, सही है। अब वॉलंटरी के अंदर किस किस तरह के लोग आते हैं बेटा? जैसे कि मैं कहूं हाउसवाइफ्स जो काम नहीं करना चाहती, या फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स जो काम नहीं कर सकते। इनवॉलंटरी आपको पता है कौन कौन लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। सबसे पहला लोग कौन आ रहे हैं? वॉलंटरी, हाउसवाइफ वगैरह। दूसरा लीगली रिस्ट्रिक्टेड, जिनको गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, ठीक है, यानी कि प्रिजनर्स हो गए, या बिलो स्कूल लिविंग एज हो गए, छोटे बच्चे हो गए जो नौकरी पे नहीं जा सकते। लास्ट है रेजिडुअली रिस्ट्रिक्टेड। रेजिडुअली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड, माजूर, सही है, बोलो। अब बेटा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे सवाल आ सकता है। ये ए लेवल में बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पहला पहला पॉइंट क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फ्रिक्शनल? बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच मारते हैं ना, तो उसमें जो टाइम आपका लग रहा होता है, वो जॉब सर्च टाइम का जो टाइम होता है वो क्या कहलाया जाता है? फ्रिक्शन। एक नौकरी से दूसरी नौकरी जाना, सही है। ये क्यों होता है? सबसे पहला पॉइंट, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, मेरे पास स्किल्स नहीं है उस काम के लिए। दूसरा, जियोग्राफिकल इमोबिलिटी, मेरे घर से दूर है, मैं जा नहीं सकता। तीसरा, इम्परफेक्ट नॉलेज, मेरे घर के सामने एक ओपनिंग आई है बट मुझे पता ही नहीं, समझे। ये क्या बन जाएगी आपकी? इम्परफेक्ट नॉलेज। आगे, ये तब होती है बेटा जब वर्कर को नौकरी से निकाल दिया जाए या वर्कर डिसमिस हो जाए, बट ये लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि टेम्पररी फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चंस आए हैं सर, दिस इज शॉर्ट रन इफेक्ट ऑफ सब्जी, वही था। मेजर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे करते हैं भाई? अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ये लिखा हुआ फॉर्मूला, इसको क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला भाई, ये देखो, ये फॉर्मूला आपने लगाना होता है। अच्छा सेकंड पे आ जाए बेटा, फ्रिक्शनल जो होती है ना, फ्रिक्शनल, ये लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती। सेकंड है सीजनल। सीजनल कब होती है? अकॉर्डिंग टू सीजन्स। जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज के अंदर सर्दियां आती है तो लोग नीचे आ जाते हैं, ठीक है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। रीजनल, जो एक स्पेसिफिक एरिया में आती है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद में लेट से जलजला आ गया तो वहां पे लोग बेरोजगार हो गए, बिल्डिंग बिल्डिंग गिर गई, तो ये जो एक स्पेसिफिक रीजन में होता है। सबसे खतरनाक जो होती है वो ये होती है, सबसे खतरनाक। आप इसको अपने आंसर राइटिंग में बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रक्चरल क्या होती है बेटा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री या पूरे के पूरे इदारे का बेड़ा गर्क हो जाए। कैसे होता है? पहला यहाँ पर डिफरेंट रीजंस लिखे हुए, पहला लिखा हुआ है क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ही बंद हो गई, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बंद हो गई। अब जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं बेटा, आज से कुछ 25-30 साल पहले जो हैंड क्राफ्टेड डिजाइन वाली चीजें नहीं आती, शो पीस आते, उनकी बहुत डिमांड थी। गोरे आते थे बाहर से, वो लेके आते थे पाकिस्तान से कि भाई हैंड क्राफ्टेड है तो कीमत भी होगी इसकी अच्छी खासी। आज के दौर में उनकी इतनी डिमांड नहीं है। तो बेटा जितने लोग वो काम करते थे, जितने लोगों के पास वो स्किल था, अब वो स्किल वेस्ट है, किसी काम का नहीं।
तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का ही बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या होती है, एक तरीके से ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, ये क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री। आगे सुनो, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्म? जिस तरह इंडिया अभी कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों प्राइमरी बेस्ड कंट्रीज थे। पाकिस्तान तो खैर अभी भी है, दोनों अपने प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया प्राइमरी से उठ के किधर आ चुका है, आईटी के ऊपर, यानी कि वो टर्शरी में आ गया। तो बेटा जब बहुत सारे लोग एक साथ आईटी में जाना शुरू हुए, तो वो लोग जिनको कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं करना आता, वो लोग क्या करेंगे? वो तो सारे खत्म हो गए ना, मर गए। तो यहाँ पे क्या चीज होता है, जब आपकी पूरी इकोनॉमी प्राइमरी स्टेज टू सेकेंडरी स्टेज जाती है, या सेकेंडरी स्टेज टू टर्सरी स्टेज जा रही होती है, तो उसके दौरान जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो किसका पार्ट बन जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्म का। आगे सुनो, लूजिंग कंपैरेटिव एडवांटेज। बेटा कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो आप एक्सपोर्ट करने की ताकत रखते थे ना, आपकी ताकत खत्म हो गई, अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो बेटा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दुकानें बंद हो गई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स बंद हो गई, तो बेरोजगारी स्टार्ट होगी। आगे सुने भाई, मशीन आई, मशीन ने आके वर्कर को रिप्लेस कर दिया, मशीन ने आके वर्कर को रिप्लेस कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा नाम क्या है इसका, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि मशीन आई, वर्कर जो है सारा रिप्लेस हो गया। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जिस तरह आजकल ड्राइवरलेस गाड़ियां आ गई हैं, तो ड्राइवरलेस टैक्सी भी आई होगी, सही है। इंसान को रिप्लेस कर दिया आईटी ने, क्या है वो, स्ट्रक्चर में, कोई मसले वाली बात, समझ गए? हाँ। फिर आती है बेटा सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज सिक्लिकल या साइक्लिकल, दोनों नाम है, कोई किसी तरह प्रोनाउंस करता है। सिक्लिकल या साइक्लिकल में क्या होता है बेटा, आपने इकोनॉमिक लाइफ साइकिल सीखी हुई है, ग्रोथ, बूम, रिसेशन और स्लम। तो बेटा ग्रोथ, बूम, रिसेशन का जो पॉइंट है, रिसेशन, जब रिसेशन आता है तब कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट आती है, सिक्लिकल। और रिसेशन का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो क्या कहलाई जाएगी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब वही सारी कहानी है, कॉज बाय डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन रिसेशन, सही है। पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है कि एग्रीगेट डिमांड कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग जो कि काम नहीं करना चाहते, वर्क शाय हैं, लेजी हैं, इंट्रोवर्ट है, डरते हैं बाहर निकलने से, सही है। तो ये बेटा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट था। कॉन्सिक्वेंसेस, बेटा इसके ऊपर सवाल आता है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले तो जरा अपनी अंग्रेजी सुधारो। अगर वो आपसे कहता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब है कि बेरोजगारी हो रही। अगर वो कहता है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इसका मतलब है बेरोजगारी कम हो रही। अब यहां से एक पॉइंट जरा सेट करो बेटा, अगर तो बेरोजगारी बढ़ती है, अगर तो बेरोजगारी बढ़ती है यानी कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ऑफ वर्कर क्या हो जाएगी, वापस से सुनो, बेरोजगारी हो गई, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इसका मतलब है सप्लाई ऑफ वर्कर। जब सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगी तो बेटा वेज रेट कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये बिजनेस के लिए फायदा है कि नहीं है? समझे बात को, पॉइंट को जरा सोचो, निकाला करो पॉइंट्स को। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती, तो बेटा सप्लाई ऑफ वर्कर, वेज रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने का डर है। समझे बात को? तो बेटा चीजों को जरा सोच समझ के अपने एग्जाम में पॉइंट्स बनाया करो। पहला कौन क्या लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया था, एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का जो गैप होता है वो क्या होता है, वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, और तीसरा, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशनरी गैप के अलावा क्या था, वेस्टेज, इनएफिशिएंसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा जब आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे एक चीज क्लियरली नजर आती है कि एक्चुअल कम है और पोटेंशियल ज्यादा। आगे सुनो, डिपेंडेंसी। बेटा पहले एक एक घर है, उसमें 5 लोग रहते हैं, 3 लोग नौकरी करने वाले, अब 2 लोगों की नौकरी चली गई, अब अकेला बंदा पूरा घर चलाएगा, डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, प्लस जब वो गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेते हैं तो वो भी तो डिपेंडेंसी है, उससे भी बर्डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे सोशल हैजर्ड्स, मॉरल हैजर्ड्स, क्राइम रेट, डेथ रेट, सुसाइड रेट, मर्डर, चोरी चकारी, ये वो, ये सब क्यों होता है, नौकरी ना होने की वजह से, ये भी एक रीजन होता है।
स्किल डिटेरियोरेशन, कि भाई आपके स्किल्स बैठे बैठे खत्म हो जाएंगे। भाई एक बंदा क्रिकेट खेलता है, उसको मैंने 10 साल तक बोला कि भाई आपने क्रिकेट नहीं खेलना, 10 साल बाद सीधा इंडिया के सामने खड़ा कर दिया, क्या वो खेल पाएगा? आगे सुनो, इंडिकेट्स पुअर परफॉर्मेंस, आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस इससे नजर आती है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी वीक है। समझ गए बात को? क्लियर है कहानी? अब बेटा अगले टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक है आपका नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स। ये क्या होता है भाई? व्हाट इज नेशनल इनकम? ये बेसिक बेसिक से छोटे छोटे से। नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि आपके मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, जो आपका जीडीपी होता है, टोटल आउटपुट, वो नेशनल इनकम होता है। सही है? अब नेशनल इनकम बेटा मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ये एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं अगर आ गया। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड, इससे आपका जीडीपी निकलता है। सेकंड है इनकम मेथड। व्हाट इज इनकम मेथड? लैंड की पेमेंट, रेंट, लेबर की पेमेंट, कैपिटल की पेमेंट, इंटरप्राइज की पेमेंट। तो बेटा ये जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ये रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है, ये कौन सा मेथड होता है? इनकम मेथड। लास्ट आउटपुट मेथड, कि आपके मुल्क में जितनी फर्म्स हैं उन फर्म्स ने कितनी प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय उनकी प्राइस यानी कि उनकी वैल्यू, वो क्या होती है? आउटपुट मेथड। कोई मसला बेटा? समझ गए? इकोनॉमिक ग्रोथ कब आती है आपके मुल्क में? जब आपका जीडीपी बढ़ जाता है। आसान लफ्जों में, जब भी आपका पोटेंशियल बढ़ता है तो मुल्क में क्या आती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज जीडीपी? प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, सिंपल है। व्हाट इज जीएनआई? ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब होता है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने दुबई में एक फ्लैट खरीद लिया, उस फ्लैट से मुझे रेंट मिलेगा हर साल हर महीने, तो वो जो इनकम आ रही है वो बेटा कहां पे रिकॉर्ड होगी? जीएनआई में। गोरे ने यहां पर एक अपार्टमेंट खरीदा, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, अब इस बार यहां से पेमेंट गोरे के पास जा रही है, तो वो वाली पेमेंट पाकिस्तान के जीएनआई से माइनस होगी। लास्ट होता है एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या होता है बेटा? जीएनआई माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि वेयर एंड टेयर कॉस्ट, और जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट होती है ना मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी अकाउंटिंग वाली, वही सारी चीज। ये सारी चीज बेटा रिपीट हो रही है वापस से इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने क्या बताया आपको? नॉमिनल वो चीज होती है जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं होती, रियल वो चीज होती है जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होती है। बेटा ये जरा एग्जांपल देखो भाई, ईयर 1 में प्राइस चल रही है 25 रुपया, ठीक है, और मेरी फर्म्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है? 100। 25 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका जीडीपी कितना आ गया? 25। सही है? सिंपल, सामने सिंपल सा कैसा आ गया आपके पास जीडीपी? 2500। ठीक है? ईयर 2 में क्या हो रहा है बेटा? ईयर 2 में आपका आउटपुट अभी भी सेम है, आउटपुट क्या अभी भी सेम है, लेकिन प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। देखने में क्या लग रहा है कि आपका जीडीपी बढ़ गया, 2500 से कितने पे आ गया? 3000। बेटा देखने में बाजार ये लग रहा है कि जीडीपी बढ़ चुका है, लेकिन जीडीपी आपका असल मायनों में नहीं बढ़ा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रही है? आउटपुट तो अपनी जगह पर है। अब इसको, ये जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आया है ना, इस नॉमिनल जीडीपी को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने का बेटा ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। नॉमिनल जीडीपी यानी कि ये 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आरपीआई। सर व्हाट इज आरपीआई? आपने तो छुड़वा दिया। बेटा आरपीआई इन्फ्लेशन को मेजर करता है, वो आपको सिर्फ ये बात बताता है कि आपके मुल्क में कितनी इन्फ्लेशन आई है या कितनी डिफ्लेशन आई है। अगर बेटा मुल्क में इन्फ्लेशन आती है तो वो 100 में ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि लेट से मुल्क में 5% इन्फ्लेशन आई, तो आरबीआई के हिसाब से आंसर क्या आएगा? 105। मैं कह रहा हूं 10% इन्फ्लेशन आई, तो आरबीआई के हिसाब से आंसर क्या आएगा? 110। 5% से प्राइसेस गिर गई, 5% से प्राइस गिर गई, आरपीआई के हिसाब से क्रिश क्या आंसर आएगा? 95। समझ गए बात को? 100 से आपने मेजर करना होता है। इन्फ्लेशन आ रही है तो ऐड करो,
डिफ्लेशन आ रही है तो माइनस करो, समझे बात को। अब बात सुनना भाई, अबे यार ये अब बेटा बात सुनो सुदेश, पहले कितनी प्राइस थी, अब कितनी हो गई। बेटा 5 मिनट रुक जा, खत्म कर रहा हूँ, बैठ जा बैठ जा। बढ़िया में हैं कौन, 5 मिनट बैठ जाओ, कौन सा खत्म करो। प्राइस की पहले कितनी थी 25, सुदेश अब कितनी हो गई, कितने परसेंट से प्राइस बढ़ रही है। तुम लोग ने वहीं से मैथ्स पढ़ी है ना, समझ गए, कितने परसेंट से प्राइस बढ़ी है, 20% से। बेटा परसेंटेज, मैं नंबर नहीं पूछ रहा कितनी अमाउंट से प्राइस बढ़ी है, मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। तो बेटा ये तो कितने परसेंट से प्राइस बढ़ी है, 20% से। बेटा 25 से 30 पे गए, यानी कि 20% से आपकी प्राइस बढ़ गई। और आरबीआई के हिसाब से अगर 20% से प्राइस बढ़ी है तो मुझे क्या अमाउंट लिखनी चाहिए, 120। क्या अमाउंट लिखनी चाहिए, 120। अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 120। बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया, 25। फाइनल आंसर क्या आ गया, यानी कि ये जो मेरा रियल जीडीपी है ये मुझे बता रहा है कि तुम्हारा जीडीपी सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ने से बड़ा है, तुम्हारी औकात अभी भी उतनी ही है। समझ गए, क्लियर है बात। अब इसमें ध्यान से टेस्ट ही होता है एमसीक्यूज में। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आ सकती है, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना। हाँ सवाल है कि हुआ कैसे? ये 5 हमें नजर आ रहा है तो 20 कैसे पड़े? बड़े बेटा मैथ्स का आप तो दे रहे हो ना मैथ्स, बेटा न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 कर, जरा कैलकुलेटर खोल, कैलकुलेटर खोल जल्दी खोल। न्यू 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 माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये इतना गधा है, ये मुझे पता है किस तरह इक्वेशन लिख रहा होगा, ये गलत इक्वेशन लिख रहा होगा। न्यू न्यू माइनस ओल्ड करो पहले, अरे अभी आपने डिवाइड बोला, न्यू माइनस ओल्ड करो, होल्ड कर दिया, कितना आया 5 डिवाइडेड बाय ओल्ड डिवाइडेड बाय होल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 20% ना। आगे सुनो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है, एफओपीज का बढ़ जाना, नए रिजर्व्स का मिल जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाना, मशीनरी आ जाना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाना। बेटा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज देखें, इन सब से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आना हमेशा फायदेमंद है कि नहीं है। बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ आने से फायदा क्या क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सही है, इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास जो है वो क्वालिटी इंप्रूव होती है। बट द प्रॉब्लम इज, क्या आ सकती है आपके पास, इन्फ्लेशन। कि एग्रीगेट डिमांड कंटिन्यूसली अगर बढ़ती रही तो क्या आ जाएगी, आगे सुनो बेटा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मैं रिसोर्सेज इस्तेमाल करूंगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्स, अनस्टेबल ग्रोथ को लीड टू रिसेशन। बेटा जो आपके पास एक साइकिल चलती है, ग्रोथ बूम रिसेशन स्लम, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। कैसे, इन्फ्लेशन लीड्स टू डिफ्लेशन एंड डिफ्लेशन लीड्स टू इन्फ्लेशन। कैसे भाई, बात सुनो, कंजम्पशन बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही साथ में, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो गई। अब आगे बात सुनो बेटा, जब प्राइसेस बढ़ गई तो कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस, प्राइसेस कम होंगे तो वापस से कंजम्पशन बढ़ेगा। यानी कि ये एक साइकिल चल रही होती है जो कंटिन्यूसली चल ही रही होती है। इन्फ्लेशन लीड्स टू डिफ्लेशन, डिफ्लेशन लीड्स टू इन्फ्लेशन, boom leads to recession, recession leads to boom, appreciation of currency leads to depreciation of currency and depreciation of currency leads to appreciation of currency, ठीक है। और पोल्यूशन होगा, मॉरल हैजर्ड आएगा, सोशल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी। समझ गए बात को। कल पूरे 4 बजे आप लोग यहाँ पे होने चाहिए, 4 बजे, 4 बजे, कल भी 4, इतने बजे। बेटा मैं आ नहीं सकता उससे पहले, अल्लाह हाफिज़। मैं आ नहीं सकता, चेंज कर दिया अब, चलिए अल्लाह हाफिज़।